बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं शहर बानो आवान। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप पंजाब में हैं इस वक्त तो पाकिस्तान का और पंजाब का खास तौर पे मौसम जो है वो अच्छा है, बारिश हो रही है। अभी भी इस वक्त लाहौर में बारिश हो रही है। सुबह पंजाब से बाहर वाले मौसम एंजॉय नहीं कर रहे क्योंकि हाँ, मैं बताना चाह रही हूँ कि सिंध में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, रेन एमरजेंसी। और गवादर में तो सूरत हाल बहुत ख़राब है, ये कितने दिनों से हम सब जानते हैं। और वहाँ पर सैलाब की सूरत हाल है। एमरजेंसी कराची में नाफिज की गई है। कई घंटे की मूसलाधार बारिशों से सड़कें और पुल टूट गए हैं, जबकि नदी नालों में तुगयानी से घरों और माही गिरों की कश्तियों को नुकसान पहुंचा है। सुबह भर में सिंध की ये बात की जा रही है। तमाम तालीमी इदारों में 7 मार्च तक छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। उधर महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में भी बादल बरसेंगे। बिल्कुल, और सूरत हाल जान लेते हैं जी। कराची से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हबीब खान मौजूद हैं, जो कराची के मौसम की सूरत हाल बताएंगे और लाहौर की भी सूरत हाल जानेंगे। वेल्डिंग एंड्रयूज हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले कराची का जान लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर रेन एमरजेंसी नाफिज की गई है। जी हबीब, बताइएगा इस वक्त कैसे इंतजाम किए गए हैं कराची में इस सूरत हाल से निपटने के लिए, और मौसम कैसा रहेगा? बिल्कुल देखें अजीम, कराची में आज से जो है वो तेज़ बारिश की पेशगोई की गई है। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया था कि जुम्मे की दोपहर से और हफ्ते की दोपहर तक आइंदा 24 घंटों में जो है वो तेज़ बारिश कराची शहर में जो है वो बरस सकती है। और उस हवाले से अगर हुकूमती सतह पर पहले बात करें तो गुज़िश्ता रात हमने देखा कि एक अहम ऐलानात किए गए, ना सिर्फ ज़िले इंतज़ामिया जिसमें मेयर कराची की जानिब से भी ऐलानात किए गए, और साथ ही साथ सिंध वज़ीर आला सिंध जो हैं मुराद अली शाह, उनकी जानिब से भी कुछ अहम ऐलानात कल हमने देखा सामने आए, जिसमें कराची में पहले तालीमी इदारों के हवाले से ये ऐलान किया गया कि आज जो शाम में तालीमी इदारे जो कि दोपहर की शिफ्ट में भी जहाँ पे तालीम दी जाती है, वो तमाम तालीमी इदारों में दोपहर की शिफ्ट जो है वो आज पूरी तरह से बंद रखी जाएगी। सुबह में भी अगर आज बात की जाए तो कराची शहर में हुकूमत की जानिब से तो स्कूल्स और तालीमी इदारों को बंद रखने का कोई ऐलान नहीं था, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से आज शहर में जो है वो खुद मैसेज किया गया बच्चों को और उनके पेरेंट्स को कि जो तालीमी इदारे हैं वो बंद हैं और बच्चों को स्कूल ना भेजें। इसी तरह से अगर बात करें दफातर स्कूल्स बंद रहेंगे सिंध में, कराची में। अच्छा हबीब, कराची में जो सबसे बड़ा मसला है वो नालों का है, नालों की सफाई का है। नालों की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा, क्योंकि बारिश के बाद हम सब जानते हैं कि जब वो नाले भर जाते हैं तो पूरा शहर डूब जाता है। बिल्कुल जी, देखिए कराची शहर में अमूमी तौर पर इसी सूरत हाल का सामने होता है कि जो कराची के सेवरेज नाले हैं, जो बड़े नाले हैं, वहाँ पर जो है वो साला साल सफाई ना होने के बायस जो कचरा है शहर का, जो इलाके का, वो नालों में जमा हो जाता है और फिर वहाँ से जो बरसाती रेला होता है उसका गुजरना जो है वो नामुमकिन हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं अमूमी तौर पर शहर में बारिश के बाद बहुत जो है वो सूरत हाल पेचीदा हो जाती है। मगर इस बार ये बताया जा रहा है कि कल जो मेयर कराची हैं मुर्तज़ा वहाब, उनकी जानिब से नालों की सफाई को जो है वो यकीनी बनाया गया। और उस वक्त जो कल तमाम तर ये इंतजाम ख़ास तौर पर नालों की सफाई के हवाले से उसमें जो है वो तेज़ी लाई गई थी। और हमने देखा कि शहर के मुख्तलिफ नालों में जो है वो इस हवाले से कि बरसाती रेला अगर बारिश तेज़ होती है तो उस सूरत में उससे एमरजेंसी सूरत में जो है वो निपटा जा सके। साथ ही साथ सिंध हुकूमत की जानिब से भी शहर भर में और सूबे भर में रेन एमरजेंसी जो है वो नाफिज की गई है, ताकि किसी भी सूबे भर में रेन एमरजेंसी नाफिज की गई है। तो लाहौर में इस वक्त जो सूरत हाल है उसकी भी डिटेल्स ले लेते हैं। वेलरिंग हमारे साथ मौजूद हैं। वेलरिंग, बताइएगा कैसा मौसम है इस वक्त लाहौर में? जी बिल्कुल, लाहौर का मौसम इस वक्त बहुत खुशगवार है। आसमान पर काले बादल देखे जा रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। कुछ देर रोज पहले की बात करें तो लग रहा था जैसे कि गर्मी की एंट्री हो गई, लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है कि जाती जाती जो सर्दी है उसको भी ब्रेक लग गया है। इस वक्त हल्की हल्की रिमझिम भी हो रही है, इसके साथ साथ ठंडी हवाओं का चलने का सिलसिला भी जारी है। अगर मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें, इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत जो वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर फिजाई लूदके की बात करें, हल्की हल्की रिमझिम तो हो रही है, लेकिन अभी भी लाहौर फिजाई लूदके के लिहाज से दूसरे नंबर पर बरकरार है। लाहौर पर अभी भी जो वो काले बादल भी देखे जा रहे हैं। अगर शहरियों की बात करें तो शहरी इस मौसम से काफी ज्यादा लुत्फअंदोज हो रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा था भाई अब तो मैं घर से निकली थी तो बारिश हो रही थी, अभी ड्रिजलिंग का सिलसिला जारी है। अभी की सूरत हाल क्या है वेलरिंग? और ये बताइएगा कि हुकूमती सतह पर कोई इंतजामात किए गए हैं लाहौर के हवाले से?
लाहौर के कुछ ऐसे इलाके जहां पर जो वो पानी फौरन से खड़ा हो जाता है। तो अभी हुकूमती सतह पर तो कोई जो अभी इकदाम नहीं किए जाए, लेकिन अपनी अगर सीएम की बात करें, इस वक्त मरियम नवाज यहाँ पर आई हैं और देखी जा रही काफी मुतहरिक भी नजर आ रही है। तो देखते हैं कि बारिश लाहौर में फैली हुई है वो क्या करती हैं, क्योंकि दूसरे जो हमारे सीएम रहे हैं वो देखा कि जब भी बारिश होती थी वो खुद फील्ड में आते थे और सब कुछ देखते थे। तो देखते हैं कि आज इस हवाले से क्या किया जाता है। लेकिन एमडी वासा की जानिब से नजर आ रही है और लाहौर का मौसम ताहाल खुशगवार है, लेकिन अभी पता नहीं है अनप्रेडिक्टेबल के ये कितना खुशगवार रहता है या फिर ये बारिश जो है वो रहमत की बजाय सहमत बनेगी। तो हबीब, आप ये बताएं कि महकमा मौसमियात इस हवाले से क्या कहता है, ये जो रेन इमरजेंसी है कब तक नाफिज करने की जरूरत पड़ेगी इंतजामिया को, बारिशों का स्पेल कब तक रहेगा? बिल्कुल जी, अब से कुछ देर पहले हमारी इस हवाले से महकमा मौसमियात में भी जो है वो बात हुई थी और महकमा मौसमियात का अभी यही कहना है कि जो बारिश बरसाने वाला, जो तेज़ बारिश बरसाने वाला सिस्टम है वो अब से कुछ देर बाद शहर की तरफ जो है वो पहुंचना शुरू हो जाएगा। अभी सिस्टम बलूचिस्तान में मौजूद है और ग्वादर से जो सिस्टम आगे बढ़ता हुआ बारिश बरसाता हुआ आया और हमने देखा कि तूफ़ानी बारिशें हमने ग्वादर में देखने को मिली। बलूचिस्तान में अभी भी तेज़ तूफ़ानी बारिशें जारी है। वही सिस्टम कराची की तरफ जो है वो आ रहा है और 12 बजे के बाद से बताया जा रहा है कि कराची शहर में हल्की बारिश मुख्तलिफ इलाकों में बिलखुसूस जो कराची के नॉर्दर्न एरियाज़ हैं और वेस्टर्न एरियाज़ हैं उन इलाकों में तो बारिश शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा शाम की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी कराची के अलावा बाकी जो शहर हैं सूबा सिंध के, वहाँ पर क्या सूरत हाल है इंतजामात की? अब बिल्कुल देखें रेन इमरजेंसी के हवाले से सिंध हुकूमत, जो अभी नई सिंध हुकूमत आई है बिल्कुल, और उसमें वज़ीर आला मुराद अली शाह हैं, उनकी जानिब से पूरे सूबे के लिए जो है वो रेन इमरजेंसी नाफिज की गई है और ये यकीनी बनाया जा रहा है कि जो सूरत हाल का इस वक्त बलूचिस्तान में सामना है उस सूरत हाल से जो है वो बर वक्त निपटा जा सके। तमाम तर नदी नालों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि सफाइयों के इकदाम न सिर्फ कराची शहर में बल्कि सूबे के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो किए गए हैं, मगर इस वक्त अनप्रेडिक्टेबल सूरत हाल है क्योंकि बारिश के हवाले से महकमा मौसमियात की ये पेशगोई है कि बारिश जो है वो खासी मूसलाधार हो सकती है और इसकी जो इस वक्त नौयत है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो बारिश बिल्कुल गवादर की सूरत हाल हमारे सामने है और कराची को इस सबसे बचाना चाहिए, इंतजामात होने चाहिए, इंतजामिया को चाहिए कि होश के ना हो ले। कराची की जानिब तो हो गया जो बताना था हबीब खान की जानिब से, लाहौर की जानिब बढ़ते हैं। वेलरिंग, बताइएगा कि लाहौर में बारिश के हवाले से महकमा मौसमियात का क्या कहना है? महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी सारा दिन जो है वो कोई भी हल्की और कहीं तेज जो बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और ये बारिश का सिलसिला जो है वो लाहौर के अंदर जो है वो 2 रोज तक जारी रहेगा। आज और कल जो है वो बारिश लाहौर में होती रहेगी। आज तो देखा जाएगा कि लाहौर में कोई खासी तेज बारिश नहीं होगी क्योंकि अभी 2 से 3 घंटों बाद जो है वो मौसम का हाल सुनाने वाले यही बता रहे हैं कि शायद जो है वो सूरज भी अपनी आंखें खोले, लेकिन उसके बाद फिर से जो हल्की हल्की रिमझिम जो है वो जारी रहेगी। अलबत्ता करें तो कल की ये जरूर प्रेडिक्शन की जा रही है कि कल जब लाहौर में खासी तेज बारिश होने के भी इम्कानात हैं। जी कल के लिए प्रेडिक्शन है जी, कल लाहौर में बारिश तेज हो सकती है। शहरबानो आज तो भी वैसे मौसम कुछ बहुत ही सुहाना है, वालों के लिए बारिश हो रही है। बिल्कुल कराची वालों को तैयार रहना है। तो कमी है जाना, तेरी याद आ रही है। हबीब खान, वेल्डिंग एंड्रूज, बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने मौसम की जो सूरत हाल है उससे मुतल्लिक हमें आगाह किया। तो आगे बढ़ते हैं जी और अब आपको ये बताएं कि निगरान हुकूमत ने जाते जाते एक तोहफा दिया है और उम्मीद तो कोई नहीं कर रहा था। शहरी बड़ी सुकून की नींद सो रहे थे जब लेकिन ये हो नहीं सकता कि अब शहरी सुकून की नींद सोएं, 2 साल तक सुकून भूल जाए। कोई तरस नहीं आया जी अवाम पर, इस हुकूमत को, यानी कि जो हमारी केयर टेकर सेटअप है उसको। और जब लोग सोकर उठे तो उन्हें पता चला कि जी रात 12 बजे से जो पेट्रोल है वो 4 रुपए और 13 पैसे महंगा हो गया है। तो कीमत जो है 279 रुपए 75 पैसे, तकरीबन 280 रुपए लीटर। मिट्टी का तेल जो है वो भी बढ़ चुका है, 1 रुपए और 90 पैसे उसमें इजाफा हुआ है, जिसके बाद उसकी जो कीमत है वो हो गई है जी 190 जो है वो बढ़ा दी गई। अजीम मसला सिर्फ ये है कि पहले भी पेट्रोल सस्ता तो नहीं था, आवाम कितनी मुश्किलात का शिकार थी। अगर आप लोगों के ज़बानी जाके उनकी बातें सुने ना तो जो मुतवस्सत तबका है ना उनके जिस्म से लिबास तक छिन गए हैं, उनके बच्चे लिबास से महरूम हो चुके हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं कि हम खाना खिलाएं या अपने बच्चों को लिबास लेकर दें। ये बहुत छोटी सी मिसाल है। ये 2-3 दिन पहले मैं आपको बता रही थी प्रोग्राम से पहले कि किसी के घर में बच्चे पैदा हुए और वो बहुत परेशान है कि हम लिबास लेकर दें, हम क्या करें। ये पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, गैस की सूरत हाल भी कुछ यही है। इसका अब जो असर है वो हर चीज पर हमें देखने को मिलेगा। मैं ये बता रही हूँ अजीम कि हमारे यहाँ पे कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल में हमारे कैमरामैन हैं जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है,
वो आप समझ सकते हैं कि उनकी सैलरी जो है वो कितनी होगी। और उनका जो बिल आया है वो 41,000 है और ये गैस गैस का। का बिल है जी, गैस का की 41,000 कीमतें भी बिल। बिल्कुल बहुत इजाफा है गैस की 25 से कीमतों में भी। 30,000 कमाने वाले का बिल आया है 41,000। तो कहाँ से देगा जी वो बिल? अवाम परेशान है बिल्कुल। और अब तो हुकूमत तो बन फिर गई है, खुदकुशियों वाले मामलात बढ़ते सूबों जाएंगे ना, में ये वाले हुकूमत मामलात तकरीबन बढ़ेंगे। बन गई है बिल्कुल। अब वफाक में भी हुकूमत आने वाली जी है, हाँ। तो अब हुकूमत को चाहिए कि अवाम के रिलीफ के लिए वाकई कुछ करें। जो इलेक्शंस में और जो इंतखाबी मुहिम के दौरान वादे दावे किए गए हैं, वक्त आ गया उन्हें पूरा करें। और ये जो महंगाई का अजाब है गरीब आवाम के सर पर, इसको ख़त्म किया जाए जी। और आगे रमज़ान आने वाला है और आप रमज़ान के लिए तैयार हैं, बहुत से सरप्राइजेज आपको मिलेंगे। ये वो आपके मुसलमान भाई ना आपको फ्रूट खाने देंगे, ना ही आपको खजूर खाने देंगे, और ना ही आपको कोई और चीज़ खाने देंगे। इतना कुछ महंगा कर देंगे। अभी हमारी जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो उनकी खासी जानिब मुतहरिक से हैं, उन्होंने दावे तो ऐलान- किए जा रहे हैं, जी। लेकिन नवाज शरीफ साहब की जानिब से कहा जा रहा है कि आप इस तरह की किसी बात पे जहन ना दें। 2 साल बहुत मुश्किल हैं, आवाम को हिम्मत करनी होगी। मरियम नवाज साहिबा उम्मीद करते हैं कि लेकिन वो सिर्फ पंजाब के हालात बेहतर करेंगे ना, हम चाहते हैं मुल्क के हालात बेहतर हों। बाकी भी जो वज़राए आला हैं अपने अपने सूबे में दावे वादे तो सबके एक जैसे ही है ना, कि हम बिल्कुल, आवाम को रिलीफ सियासी देंगे। माहौल में काफी गर्मा गर्मी तो देखने में आई है अजीम, टेस्टिंग मगर टाइम है। विफाक में हुकूमत साजी का मरहला जारी है। पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली के पहले दिन 302 अरकान ने हलफ उठा लिया। आज दूसरे मरहले में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होने जा रहा है। थोड़ी देर बाद 10 बजे इजलास शुरू हो जाएगा। स्पीकर के लिए सरदार अयाज सादिक 6 जमाती इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से आमिर डोगर को मुकाबले में लाया गया है। डेप्यूटी स्पीकर के लिए 6 जमाती इत्तेहाद के गुलाम मुस्तफ़ा शाह और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनेद अकबर सामने होंगे और कौमी असम्बली के पहले इजलास की बात करेंगे। तो अफसोसनाक मनाजिर देखने में आए। कल आपने देखा, हाँ जी बिल्कुल, नारेबाजी की गई अपोजिशन की जानिब से, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अरकान हैं वो और लीगी कारकुन आमने सामने आए और फिर शदीद नारेबाजी की गई। एक दूसरे के खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए गए, शोर और शराबा एक किया दूसरे गया। पर बिल्कुल इल्जामात लगाए गए। एक मौके पर तो बानी पीटीआई की तस्वीर वाला जो मास्क था वो लीगी कायद नवाज शरीफ पर उछाल दिया गया। और लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को भी हमने देखा तकरीर के दौरान कि सुन्नी इत्तेहाद की जानिब से जब एहतजाज किया गया तो उन्होंने अपनी घड़ी उतारी और यूं वो घड़ी लहराते रहे। तो शोर शराबा और हंगामा रही के बाद स्पीकर को इजलास की कार्रवाई फिर आज अच्छा, सुबह 10 घड़ी बजे तक उतारने वाली मुलतवी बात करना मुझे पड़ी। कुछ समझ नहीं आई। इससे ये क्या, हम इससे समझेंगे क्या ना, मतलब था जानते कि हैं। वक्त अपना आएगा या अपना वक्त चल रहा है? ये जान तो लेते इसी थे। हमारे सूरत साथ ब्यूरो चीफ कामरान खान इस्लामाबाद से मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो कामरान बताइएगा, आज का इजलास 10 बजे का वक्त है, 10 बजे ही शुरू होगा और आज का इजलास जो है उसकी क्या कार्रवाई रहेगी? जी बिल्कुल, शुक्रिया। आज जो सेनेट इसका कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास है उसका आज दूसरा मरला है और आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा और इसके लिए कागजात नामजदगी जो हैं वो गुज़िश्ता रोज़ ही दाखिल करा दिए गए थे। वो मंजूर भी हो गए, उनकी जांच पड़ताल के बाद उनको मंजूर कर लिया गया। वो कैंडिडेट्स के नाम भी अभी आपने बताए कि अयाज सादिक जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से गुलाम मुस्तफ़ा जो हैं वो डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। इसी तरीके से जो अपोजिशन यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उनकी जानिब से आमिर डोगर स्पीकर के उम्मीदवार हैं और जुनेद अकबर खान जो हैं वो डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। और ये इलेक्शन जो है वो आज ये खुफिया राय शुमारी से होगा, यानी इसके लिए जो वोटिंग होनी है हर एक अपना अपना वोट देगा, तो वो ये खुफिया बैलेटिंग के जरिए होगा। इसमें कोई शो ऑफ हैंड या डिवीजन ऑफ हाउस वाला अमल जो है वो नहीं होता, क्योंकि आइन और कानून के तहत स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन जो है वो खुफिया राय शुमारी के तहत ही होता है। तो इसलिए इसमें यह भी देखा जाता है कि जो कोई, यानी कि अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी को वोट देती है या देना चाहती है तो उसके लिए ये इम्कानात मौजूद होते हैं, क्योंकि खुफिया राय शुमारी में किसी डिफेक्शन क्लास का इतलाक जो है वो नहीं होता। और ये जो मरहला होता है, ये असम्बली का इजलास जब उसका आगाज होता है फौरन ये सिलसिला शुरू हो जाता है या उससे पहले कोई मरहला होता है, उसको गुजरना होता है वोटिंग से पहले? नहीं, आज का जो एजेंडा है, जो आज का एजेंडा आया है उसमें यही होगा कि स्पीकर जो है वो उसके लिए जो मौजूद स्पीकर हैं यानी राजा परवेज अशरफ वो कंडक्ट करेंगे इजलास और सबसे पहले एजेंडे के मुताबिक वो इसके लिए वोटिंग करवाएंगे, यानी वोटिंग का अमल शुरू हो जाएगा। कामरान, पेशावर से हमारे नुमाइंदे सफ़ीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। सफ़ीउल्लाह, पेशावर में तो आज वज़ीर आला का इंतखाब होने जा रहा है, तो अली अमीन गंडापुर के मुकाबले में कौन है और कौन सा उम्मीदवार आप समझते हैं कि तगड़ा है?
देखें, जैसे अगर हम कल की यानी फिगर्स की अगर बात करें, जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का हुआ तो स्पीकर जो बाबर सलीम के जो वोट थे वो 89 थे, तो वो यही लग रहा है कि यानी 89 का और इसका जो अगेन यानी वही डिफरेंस होगा, 89 और 17 का जो है वो फिगर फिर यानी सामने आने वाले वो चांसेस हैं। क्योंकि मुकाबले में जो एक तो ये कि लीडर ऑफ द हाउस का एक्चुअल जो इलेक्शन होना या वो लीडर ऑफ द हाउस का, तो ऑटोमेटिकली जो लीडर ऑफ द हाउस सेलेक्ट होगा तो वो जो दूसरे जो वो रनर अप है यानी वो नून लीग की तरफ से हैं डॉक्टर इबादुल्ला, वो हैं, तो वो फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आ जाएंगे। तो ये यानी उनका वो प्रोसीजर जो है जिस तरह यानी यहाँ पर है कि स्पीकर का जो था वो तो यानी बैलेटिंग के जरिए हुआ सीक्रेट था, बैलेट, लेकिन जो सीएम के लिए जो आगे आएंगे, हाँ, जो सीएम होंगे वो सीक्रेट बैलेट नहीं होगा, लेकिन वो 2 लॉबीज बनी होती हैं, यानी एक लॉबी को आइज और दूसरी लॉबी को नोज यानी कहते हैं, तो वो हर एक को वो नाम लेकर और फिर वो उनको एक चिट दी जाती है, तो जो नोज में चले जाएंगे और जो आइज में चले जाएंगे फिर वो वहाँ से लॉबी से निकल नहीं सकेंगे, वहाँ पर उनके अपना इनका टेलर होता है असेंबली सेक्रेटेरिएट की तरफ से जो होते हैं, वो उनको वहाँ पर लिख लेंगे उनका नाम और वो सारा कुछ लिख लेंगे। फिर जब यानी सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर अनाउंस किया जाएगा कि आइज में कितने लोग हैं लॉबी में, आइज जो है वो यानी लीडर ऑफ द हाउस जो है वो उसके लिए होगा, और नोज में कितने हैं तो वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन यानी वो ऑटोमेटिकली वो। अच्छा ये बताइएगा कि केपी असेंबली में अभी जो मौजूदा नंबर्स हैं उनमें से कितने नंबर्स जो है दरकार हैं सीएम के लिए? देखें, कोई वो सच नहीं होता जिसको यानी ज्यादा यानी वो मिल गए ऑटोमेटिकली यानी वही यानी लीडर ऑफ द हाउस होंगे। सिंपल मेजॉरिटी जिसकी यानी ज्यादा होंगे, चाहे वो एक वोट भी ज्यादा होगा तो भी यानी वो उनको वो हो जाता है। लेकिन ये इतना बड़ा डिफरेंस है इस वक्त जो है अगर हम देखें तो वो 89 और 27 का यानी एक डिफरेंस है जो हमें नज़र आ रहा है कि वो ऑलमोस्ट यानी वो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो शमूलियत हुई है तो उसका फिगर इतना बड़ा हो गया है कि अब वो नज़र आता है कि अली अमीन गंडापुर ही ने यानी सीएम के तौर पर उन्होंने आना है। आज वो इलेक्शन होगा, फिर यानी उसके बाद वो गवर्नर हाउस जो है जाएंगे या गवर्नर जो होते हैं वो ओथ यानी फिर अली अमीन गंडापुर का पलड़ा भारी लग रहा है। बिल्कुल जी, अली अमीन गंडापुर का पलड़ा भारी है, तो अभी कुछ ही देर में इजलास शुरू होगा, फिर यकीनन जो कार्रवाई है वो भी सामने आएगी। कामरान ये बताइए, कल हमने कौमी असम्बली का जो इजलास देखा, तकरीबन हल्फ बर्दारी थी, कल सबने हल्फ लिया, लेकिन उस दौरान काफ़ी शोर शराबा नजर आया, हंगामा राई हुई, तो आज भी ऐसी ही कोई तवक्को की जा रही है? जी बिल्कुल, कल घड़ी भी लहराई गई और पानी की बोतल भी फेंकी गई और जो नारेबाजी हुई दोनों तरफ से वो भी बहुत जो थी वो थी। तो खैर ये माजी में हम इसी तरह से देखते रहे हैं, हमारा शायद सियासी कल्चर ही ऐसा है कि यहाँ पर हर दफ़ा हमें इसी किस्म के मनाजर जो हैं वो देखने पड़ते हैं। तो ये वाली असम्बली भी जो थी इसमें भी कुछ आपने देखा कि कुछ ज़्यादा फ़र्क जो है वो नज़र नहीं आया। जो हम पहले असम्बली में जिस तरीके से देखते रहे हैं वही वाला तर्ज अमल जो है वो दोनों की जानिब से, यानी एक साइड की जानिब से और दूसरे दोनों फरीकैन की जानिब से ये तर्ज अमल। कामरान, मेरे साथी एंकर क्यूरियस हैं, वो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो घड़ी लहराई है वो मकसद पूछना चाह रहे थे। लगी थी कामरान, ये जो ख्वाजा साहब ने घड़ी लहराई है इसके पीछे क्या वजह थी, और ये मास्क उठाकर फेंका गया, ये क्या सीन था? वैसे जो घड़ी लहराने वाली बात है वो आपने अच्छी इंटरप्रिटेशन उसकी की है कि जी वो हमारा वक्त आ गया है और आपका वक्त चला गया है, शायद वो ये बताना चाह रहे थे, लेकिन अपना टाइम आएगा ये तो नहीं कह रहे थे वो। लेकिन इसके और ये उन्होंने उस वक्त किया। आप ये भी देखिएगा कि ख्वाजा आसिफ को असल में बोलने नहीं दिया गया था। ख्वाजा आसिफ को जब स्पीकर ने स्पीकर जो उनको माइक दिया बोलने के लिए, तो जो यहाँ पर यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान थे उन्होंने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की और उनको यानी सबसे ज़्यादा उनको जो है ना वो वाला उनका ही अपना नारा याद दिलाया, शर्म करो, हया करो, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई एथिक्स होते हैं। को बोलने नहीं दिया गया तो फिर स्पीकर ने एडजर्न किया हाउस। तो इस बात पे ख्वाजा आसिफ जो थे वो फिर उन्होंने उनको और तो कुछ रिएक्शन जो है वो नहीं आया। उन्होंने कहा कि फिर मैं इनको जो है ना वो घड़ी जो है ना वो लहरा के दिखा देता हूँ। अब इसका वो बेशक जो मर्जी मतलब लें या ख्वाजा आसिफ इसका जो मर्जी मतलब लें कि वो उन्होंने क्या बात याद दिलाने की कोशिश की है, शायद वो आपको भी मालूम है, लेकिन हम यही कहेंगे कि वो उन्होंने वक्त याद दिलाया है। अच्छा, हमने देखा है वो जैसे आपने कल हमें इसके बारे में प्रेडिक्ट भी किया था कि ऐसा लगता है कि कुछ लोग मानिए पीटीआई का पोर्ट्रेट लेकर आएंगे, तो ऐसा हुआ। जी। हमने देखा पोर्ट्रेट लाया गया, मास्क पर उनकी तस्वीर थी, फिर उस मास्क को भी उछाला गया, तो उसके बाद कोई रिएक्शन सामने आया?
जी देखिए, वो असल में दोनों निशाने, पानी की बोतल भी आई थी उस तरफ नवाज शरीफ की तरफ, और मास्क भी उछाला गया था, लेकिन ये दोनों निशाने जो थे वो फॉर्चुनेटली मिस हो गए थे। तो वो इसी वजह से कोई रिएक्शन उस तरीके से नहीं आया। लेकिन एक जो है वो रिवायत आप ये देखिए कि ये थी कि वो जब रोल साइनिंग सेरेमनी हो रही थी तो यानी हर मेंबर जो था वो अपने साइन करने के लिए जब डाइस पर आता था और वो रोल साइन करता था, तो वो अब जो इस तरफ वाले थे वो नवाज शरीफ की तस्वीर उठा के वो समझते थे कि जी वहां पे नारा लगाना जरूरी है, और इसी तरीके से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले आते थे, वो बानी चेयरमैन पीटीआई तस्वीर जो है वो साइन करने के बाद जो कायदीन हैं उनके हक में नारेबाजी करते नजर आए हमें। गई। बिल्कुल एक रिवायत बन गई है। तो सफीउल्लाह से बिल्कुल, सफीउल्लाह, हमने केपी असेंबली के इजलास के दौरान भी ऐसी कोई सूरत हाल देखी है, और एक लीगी खातून थी गालिबन, वो तो जाके गिला शिकवा करती नजर आई अली अमीन गंडापुर से, फिर अली अमीन गंडापुर उठ के सारी गैलरी में इशारा करते रहे कि तमाम लोग चुप हो जाएं। तो आज भी कोई ऐसी सूरत हाल मुतवक्के? और उन पे यानी अगर हम पहले इफ्तिताई इजलास की भी अगर बात करें तो उस दिन भी यानी लोटा फेंका गया था, जिसे उन्होंने उठा के फिर वो जो सीएम यानी अब जो है उनकी यानी मुतवक्को जो कैंडिडेट थे अली अमीन गंडापुर यहाँ बैठे हुए थे, तो वो उनकी यानी सीट पर रख दिया कि ये यानी तरबियत दी गई है। कल भी इसी तरह का वाक़या हुआ कि जब उन्होंने स्पीकर और उनके यानी जब वो कास्ट कर रही थी, अपना वोट कास्ट कर रही थी और बैलेट बॉक्स में जब वो डाल रही थी, तो उस वक्त भी यानी बात है हॉल्स में ऊपर से कहीं गैलरी से जो है वो कोई जूता फेंका गया था, और वो जूता जो आया फिर उसके बाद उनका रिएक्शन भी सामने आया और फिर उन्होंने अपना ही जूता निकाल के फिर उन लोगों को दिखाया भी और वो किया। तो इस तरह के वाकयात हुए, कल भी यहाँ पर इसी तरह हुआ है, पहले दिन भी हुआ इफ्तिताई इजलास में भी, और कल भी यानी इस तरह के वाकयात हुए हैं। जी ठीक है कामरान, अब ये बताइएगा कि आज कौमी असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, फिर इसके बाद लीडर ऑफ द हाउस का चुनाव होगा, फिर वज़ीर आज़म का होगा, तो वज़ीर आज़म के हवाले से क्या खबरें सामने आ रही हैं कि क्या कागजात नामजदगी और तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं? आज़म का भी शेड्यूल आ चुका है, लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आज जो स्पीकर का इलेक्शन पहले होगा, यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का एक साथ नहीं होगा, पहले स्पीकर का इलेक्शन करवाया जाएगा, जो नया स्पीकर मुंतखब हो जाएगा फिर वो राजा परवेज अशरफ की जगह ले लेगा, और उसके आगे की जो कार्रवाई है फिर वो नया स्पीकर कंडक्ट करेगा, और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन जो है वो नया स्पीकर करवाएगा। अच्छा। इसी तरीके से जो जी हाँ, और इसी तरीके से जो कायदे ईमान यानी वजीर आजम के कामरान, क्या पहले भी यही प्रैक्टिस रहती है कि नया स्पीकर आकर डिप्टी स्पीकर का चुनाव करते हैं? जी ऐसे ही होता है, जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। स्पीकर सबसे पहले जो है मुंतखब किया जाता है और वो फिर उसको सीट दी जाती है, यानी वो अपनी जो निशस्त है वो उस पर आ जाता है, और उसके बाद फिर ईवान की कार्रवाई जो है वो नया स्पीकर चलाता है। तो इसी तरीके से जो कायदे ईवान का यानी वजीर आजम का, उसके लिए भी शेड्यूल आ चुका है हफ्ते वाले दिन, यानी कल दिन 2 बजे तक उसके कागजात नामजदगी जमा हो जाएंगे, कागजात नामजदगी कल दिन 2 बजे तक जमा हो जाएंगे और हफ्ते वाले दिन तक इंतखाब हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद इस्लामाबाद से इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ कामरान खान और पेशावर के ब्यूरो चीफ सफीउल्लाह, जो हमें अपडेट कर रहे थे कौमी असम्बली और केपी असम्बली के हवाले से। और यहाँ पर हम ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, आने वाली हुकूमत को ऐवान और मैदान में तगड़ी अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। पीटीआई यानी कि कल 2 मार्च से मुल्क गिर एहतजाज करने जा रही है और हम ख्याल लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने भी अपोजिशन में बैठने का ऐलान किया है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के इंतखाब के बायकॉट का फैसला किया है और वो मुबैना धांधली के खिलाफ आज़ादी मार्च का भी इंदिया दे रहे हैं। उधर ANP की अगर हम बात करें तो अवामी नेशनल पार्टी ने भी पार्लिमानी सियासत से दूर रहने का फैसला किया है। MQM पाकिस्तान के मामलात भी तय होते दिखाई नहीं दे रहे और इतलात ये आ रही है कि MQM ने सदारती उम्मीदवार यानी पीपल्स पार्टी के जो सदारती उम्मीदवार हैं आसिफ जरदारी, उनको वोट ना देने का फैसला किया है और ये भी कहा जा रहा है कि जब तक कराची के इख्तियारात और आइनी तरमीम का मुतालबा पूरा नहीं होता उस वक्त तक विफाकी काबीना में भी नहीं बैठेंगे। तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार अनीक नाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल 16वीं कौमी असम्बली का पहला इजलास हुआ और हमने देखा बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल रही। क्या मुहज़्ज़ब माशरों में भी ऐसे ही होता है? जी, मैं आपसे गुजारिश करूं कि चूँकि एक तरह से तो खैर ये बहुत अच्छी बात है और ये PTI का कमाल है कि इसने पूरी यूथ को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर लिया है, वो इंटरेस्ट लेने लग गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसका एक शेड ये हो गया है कि जब से उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया है उनके नज़दीक तारीख भी वहीं से शुरू हुई है, यानी वो उससे पहले आमतौर पर नज़र नहीं डालते। ये कुछ इसमें नया नहीं है, पहले तो मैं ये गुजारिश कर दूँ।
यानी 1990 से आप शुरू हो जाएं तो 1990 की जो नेशनल असम्बली थी उसमें आपको पीपल्स पार्टी के लोग उस वक्त के सदर गुलाम इसहाक के खान के खिलाफ एहतजाज करते नजर आएंगे। फिर उसके बाद फारूक लगारी के खिलाफ भी आप बड़ा, यानी मुस्लिम लीग नून ने बड़े अग्रेसिव एहतजाज किए। उसके बाद फिर परवेज़ मुशर्रफ आए, तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में तो मतलब एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने असम्बली जो खुद बनवाई थी 2002 में, वो सदारती वो अपना खिताब करना छोड़ गए थे। वो कहते थे बदतमीज़ लोग हैं जी। तो ये हमें समझना चाहिए कि पार्लियामेंट में शोर शराबा, अपोजिशन हुकूमत की लड़ाई, ये एक जमहूरी अमल का हिस्सा है। दूसरा ये है कि ये चूँकि अवामी नुमाइंदे हैं तो हमारा अवाम का गलियों कूचों रास्ते में हम कितनी तहजीब का यानी मुजाहरा कर सकते हैं, रोड्स पे हम कितनी तहजीब का मुजाहरा करते हैं, हमारा जनरल मैनरिज्म क्या होता है महफिलों में, शादियों पे खाना खुल जाए तो हम लोग क्या करते हैं। चलिए अवामी रवैया नजर आया मैं हमारे ही नुमाइंदे हैं ना भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं वो हमारे नुमाइंदे हैं ना। अच्छा, अवामी पार्लियामेंट में ये मैं ये नहीं कह रहा, मैं इसको जवाज नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये होता है, ये हो रहा है। यानी ये कारपोरेट का कोई वो सूट टाई वाला वो नहीं है, डेकोरम जिसको हम देखें कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, या पुलिस या फौज की कोई वो गैदरिंग नहीं है कि डिसिप्लिन लोग बैठे हैं। यहाँ पे ये शोर शराबा होगा। सो ये पहली दफा नहीं है। दूसरी बात ये है कि अब इसने जाना कहाँ है, मतलब ये कि ये अब एहतजाज की जैसे हम दोबारा बिल्कुल तरफ हम बात कर रहे हैं। देखिए जहाँ ये बहसें हैं वहाँ हमें देखना पड़ेगा कि महंगाई ने इस वक्त ये बहुत सीरियस वो आ गई है। ये अब फैशन वाली बात नहीं है। मतलब एक सेल्समैन है, उसकी तनख्वाह 25,000 है, उसका गैस का बिल 28,000 आ चुका है। अल्लाह अकबर। एक किराए पे मतलब एक फैमिली रह रही है, बहुत मुश्किल से किराया वो देती है, उनका 35,000 बिल आ गया है। तो फिर वो किस्तें कराएं, वो क्या करें, तो ये है। अच्छा, अब इस पस मंजर में जब आप देखते हैं, मतलब है कि वो जो पार्लियामेंट के अंदर शोर शराबा हो रहा है, प्रॉब्लम वहां से नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी ये जो बाहर हो रहा है। और इसके साथ जब आप एक जहन साजी शुरू करते हैं, मिसाल के तौर पर आप फॉरेन जो स्टेट्स हैं या फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आप इन्वॉल्व करते हैं, IMF को जैसे आप खत लेकर किया गया। बिल्कुल। अच्छा, अब वो डील तो नहीं रुकेगी, डील हो जाएगी, लेकिन IMF उस खत को अपने इंटरेस्ट में इस्तेमाल करके टर्म्स और कंडीशंस टफ करेगा जो कि पाकिस्तान के लोगों पर आएंगी। तो ये तो कितना बड़ा चैलेंज नाजी साहब ये आने वाली गवर्नमेंट के लिए होने जा रहा है? देखिए, एक बात तो मैं आपको जानकारी से अर्ज कर देता हूं कि जो आप कहिए कि पीपल हु मैटर जी इन पाकिस्तान, पीपल हु एक्चुअली मतलब हैव द पावर एंड उनको बड़ी शिद्दत से इस बात का एहसास है कि हम किस खतरे से दो चार हैं, क्योंकि दे आर द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड पीपल। एग्जैक्टली। उनको ये अंदाजा है कि ये इसके नतायज क्या निकल सकते हैं। और ये जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये हुकूमत का हिस्सा है? जी जी, दे आर दी हुकूमत, दे आर दी रियल। लेकिन मरियम नवाज साहिबा की जानिब तो बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। उनको इंस्टीट्यूशन, उनको दे नो कि क्या है एट द टॉप लेवल। सही। वो अपनी आखिरी कोशिश करेंगे कि सूरत हाल वहां ना जाए। मिसाल के तौर पे ये जो खत है, अब इस सूरत हाल को जो इस वक्त बर्बादी की तरफ या मजीद घसीटा जाएगा बर्बादी की तरफ, मिसाल के तौर पे ये कोशिशें कि ये डिफॉल्ट हो जाए। आप अंदाजा लगाइए कि अभी जो लाइट 3 या 4 घंटे जाती है, 5 घंटे जाती है, फिर ये सिर्फ 1 घंटा आया करेगी, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, इंक्लूडिंग सरकारी दफ्तर, इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर। सिर्फ 1 घंटा लाइट आया करेगी? 1 घंटा आएगी, वो भी खुश नसीबों के पास। बैंक्स में मतलब आपके वो खत्म हो जाएंगे, आपको ये कहा जाएगा कि 20,000 से ज्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। और वो ATMs के बाहर वो 4-4 घंटे की लाइंस होंगी। पंप पेट्रोल नहीं मिलेगा, बहुत सिलेक्टिव, कहीं कहीं कुछ घंटों के लिए मिलेगा, फिर बंद हो जाएगा। उससे दुकानों में जो चीजें हैं, मसलन आप जो शैम्पू जाके हम दुकान से लेते हैं, वो उस दुकान में उगता तो नहीं है ना, कहीं कोई लाके वहां ड्रॉप करता है, सब्जी वहां कोई लाके ड्रॉप करता है। वो ट्रांसपोर्ट का सारा नेटवर्क, मतलब इतने बड़े लेवल पर डिसरप्शन आ सकती है कि उसके नतीजा मतलब है कि एक जो मतलब उस नतीजे से बचाने के लिए जो लोग इस सिस्टम को चला रहे हैं वो आखिरी हद तक जाएंगे कि वो ना हो, क्योंकि वो मुकम्मल तबाही है। हम सब का इंटरेस्ट इसमें है कि हम उस तबाही की तरफ ना जाएं, लेकिन अब ये तरीके आपने कहा शुरू हो रही हैं। मेरा ये ख्याल है सर जी, हमें ना ब्रेक पर जाना होगा, माजरत। तो एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नाजी साहब, कौमी असम्बली में कल देखा गया कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से उनकी घड़ी उतार कर
लहराई गई, उसका क्या मतलब था कि तुम लोगों का वक्त खत्म हुआ, हमारा वक्त आ गया? हाँ जी, उसका एक मतलब ये दिलचस्प मतलब आपने उसका निकाला है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका जो इशारा था वो घड़ी यानी चोरी केस का जो बेचने वाला मामला था उधर था। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि एक तो ये कि इस तरह की किसी तारीख वगैरह हम जो एक स्टेबल, हमें स्टेबिलिटी चाहिए जी, जिस क्राइसिस में हम हैं। जी। और इससे आगे मैं आपसे गुजारिश करूं कि अभी ये जो हमने एक वाकया लाहौर इचरे वाला देखा, जी जी, उसमें वो जो एएसपी थी शहर बानो नकवी, उन्होंने जिस तरह से रेस्क्यू किया उस खातून को, ये जाहिर है कि वो तमाम पुलिस, वो जितना वो और उनकी टीम, सबको बहुत मुबारकबादें मिली और होना भी चाहिए, चूँकि वो लीड कर रही थी, उन्होंने बहुत इंटेलिजेंटली सिचुएशन को हैंडल किया, जिसपे जाहिर है कि मरीम नवाज ने उनकी तारीफ की और लोगों में उनको बड़ी पजीराई, अवामी पजीराई उनको मिली। यहाँ तक बात रहती तो ठीक था, मतलब है कि नॉर्मल एक बात होती, लेकिन अब ये काबिल तवज्जो उस तरह से है कि एक तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने उनको बुला के एडमायर किया, अप्रिशिएट किया, और उससे अगली बात अब ये हो गई है कि सऊदी गवर्नमेंट ने भी उनको यानी ऑनर किया, सऊदी एम्बेसडर ने उनको बुलाया, अच्छा, और उनको शाबाश दी, और अब वो सऊदी जो गवर्नमेंट है वो रॉयल गेस्ट बन के वो रियाज जाएंगी शाही दावत पर। क्या बात है। अच्छा, अब ये जो यानी एक तो अवामी तौर पर इसकी पजीराई, मीडिया में इसकी पजीराई, और उसके बाद फिर आला तरीन सतह पर पाकिस्तान में, मतलब है कि सियासी तौर पर भी और यानी इंतजामी तौर पर भी, और फिर फॉरेन गवर्नमेंट का आगे बढ़ के यानी इसको एडमायर करना, ये बहुत यानी आर्मी चीफ का किसी से मिलना, मिसाल के तौर पे हमें मैं ये भी डिफरेंशिएट कर दूं कि आर्मी चीफ जब किसी मिलते हैं इस तरह की शख्सियत से, उन्होंने सियासत नहीं करनी होती, अनयूजुअल थोड़ा है, यानी एक पॉलिटिशियन को तो अपनी रेटिंग्स बढ़ानी है ना, उसको अपना वोट बैंक बढ़ाना है, तो वो इस तरह के लोगों से मिलता है, ये फितरी बात है। आर्मी चीफ जब ये बुला के करता है, नाउ दिस इज अ वेरी सीरियस बिजनेस, हाँ जी, हमारे कॉन्टेक्स्ट में, तो क्योंकि वो इसलिए नहीं कर रहे, वो दैट इज अ मैसेज पूरे इंस्टीट्यूशन को जो उनका है, उसके बाद तमाम इंतजामी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस को, एंड इन जनरल मैसेज किसको है, मेनली वो जो इंतहा पसंद बिल्कुल जो जमातें हैं, जो और ये यानी आप कहिए कि फसाद करने का जो जहाँ पे है, ये उनके लिए मैसेज है, एक्सट्रीमिज्म के लिए, कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वो तमाम ऑफिसर्स, अब आप देखें ना, विद इन द पुलिस कम्युनिटी और भी लोग हैं ना, कॉम्पिटिशन हर जगह होता है, अब वो एनवीएस होके सारे देख रहे हैं, बहुत से लोगों के नजदीक वो कल की बच्ची है, क्या हम चले जाते हैं, वो कल की कुड़ी है जी, आई है तो छाछू गई है, तो बाकी जो बैठे हैं बुढ़े कुकड़, उनको प्रॉब्लम होगा ना, बुढ़े कुकड़। अच्छा एग्जांपल सेट हो गया ना सर। तो वो जो है बुढ़े कुकड़, और वो जो फिर उनके अपने साथ वाली जो उनकी यानी एक पूरी क्लास है, अब उनको ये मैसेज चला गया कि इंतहा पसंदी के खिलाफ अगर वो अपनी ड्यूटीज और फराइज निभाएंगे तो उनको भी एट द हाईएस्ट लेवल उनको एडमिरेशन और वो मिलेगी। और ये हमें, मेरा ये ख्याल है कि इंतहा पसंदी कौन है जो उसकी यानी हिमायत कर सकता है, तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज था। इसके अलावा मैं आपसे गुजारिश करूं कि आने वाले जो आप कहिए यानी पंजाब हुकूमत तक जो मरीम नवाज की आप कहिए जिस तरह से उन्होंने बिगनिंग, अभी तो बिगनिंग है, ये बिगनिंग जिस तरह से हुई है, इसमें हमारे लिए बहुत अच्छे साइंस। मिसाल के तौर पे बिजली सूबे का मसला नहीं है, ये वफाक का है, सही। अब वो इसमें तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर यहाँ नहीं कर सकती तो वो सोलर पैनल है, अब वो प्रोवाइड करने की तरफ वो चल पड़ी। लेकिन एक और खबर मेरी नजरों से गुजरी है सर, वो ये है कि कूड़ा क्रिकेट के बारे में उन्होंने कहा था कि पंजाब साफ हो जाएगा, ये बहुत जबरदस्त बात थी, लेकिन आज अखबार में ये छपा हुआ है कि वो उसका टैक्स हर घर देगा 200 से 2000 तक कूड़ा उठाने का। देखिए जी, ये है मैथमेटिक्स, इस मैथमेटिक्स में तो नहीं जाता, लेकिन आपको मैं इतनी गुजारिश जरूर कर देता हूँ कि जहाँ भी दुनिया में आपको ये फैसिलिटी दी जाती है वो मुफ्त में नहीं होती। अब सोसाइटीज जो पैसे ऑलरेडी लेती हैं उसमें भी इंक्लूड होंगे मेरे ख्याल से। मेरा ख्याल है कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज जहाँ ये पहले से अरेंजमेंट मौजूद है, उनके साथ तो लिया जा सकता है, ये वहीं होगा जहाँ पर गंद है, जहाँ पे गंद है, और जाहिर है कि इसके लिए वो एक एक्स्ट्रा वो तो फिर होगा, लेकिन उसकी आप इसको दूसरी तरह से देखें ना, उस कूड़े और उसकी वजह से जो बीमारियां फैलती हैं बहुत ज्यादा, उन बीमारियों से फिर जो आगे जुड़ी हुई चीजें हैं, खर्चा होता है वो, तो वहां से आप बचेंगे। मैं आपसे दोबारा गुजारिश कर दूं कि चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती, जब महंगाई आती है, जैसे मैंने गैस की बात की, तो आपकी बाइंग पावर में कमी आती है। मिसाल के तौर पे बेकरी का जो बिजनेस है वो हमारे यहाँ वर्स्ट हिट है, इट इज वन ऑफ द वर्स्ट हिट, क्योंकि आप अब केक रस खाना, बिस्किट लेना याशी हो गया, क्योंकि आम जो तनख्वाह है उसमें रोटी पूरी नहीं हो रही है, लिबास नहीं मिल रहा लोगों को, खिलौने जो टॉयज हैं ये वर्स्ट हिट है,
क्योंकि अब टॉयज इन्हीं बच्चों के खिलौने लेने के लिए लोगों के पास वो नहीं है। नहीं है। अच्छा, ये जो आपके कैजुअल वेयर होते हैं जी, कैजुअल वेयर्स, वो जूते भी और मतलब है बच्चों के, और वो उनमें बहुत कमी है। बिल्कुल नाजिर साहब, कुव्वत खरीद से बाहर होगी हर चीजें। मेकअप इंडस्ट्री बहुत हिट हुई है। हाँ, हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया सर, ब्रेक का बार बार खा नाजिर साहब, मैं आपकी बात को सेकंड करूंगी कि मैं क्योंकि अपनी बेटी के लिए मॉल्स में जाकर उसके लिए रखा होता है बजट के, उसको कोई ना कोई टॉय ला के देना है। अब मॉल्स में पहले टॉय का पूरा एक सेक्शन होता था, अब जस्ट एक मैं देख रही हूँ कि एक छोटी सी जगह है, टॉयज उसमें हो गए। जो लोग वो बना रहे थे वो उन्होंने भी कम बेरोजगार हो कर गए दिया ना। है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त पे। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम हमेशा से ख्वाब रहा है। यहाँ इलेक्शन बाद में होते हैं, धांधली के इल्ज़ाम पहले लगना शुरू हो जाते हैं। जिस माशरे में सियासी जोड़ तोड़ के बाद हुकूमतें बने, इसके बावजूद कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके, तो वहाँ की आवाम ये सवाल करने की हक बजानिब है कि अपने इक़्तिदार की जंग लड़ने वाले मुल्क की तरक्की का कैसे सोच सकते हैं। हमारे इन्हीं रवैयों ने नई नस्ल को बदजन कर दिया है। आज मुल्क छोड़ जाने पर मजबूर हैं, और हम देख रहे हैं कि हमारी ज़्यादातर जो नई नस्ल है वो बाहर जाना पसंद करती है। इन हालात में बेहतरी की उम्मीद करना नामुमकिन नहीं, मायूसी का शिकार नजर आ रही है हमें यंग जनरेशन। बिल्कुल इन हालात में तो इस अहम मौजू पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सिफारतकार हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साबिक सिफारतकार आप रहे हैं, सिफारतकारी का वसी तजुर्बा है आपके पास, तो मुल्क के जो मौजूदा सियासी हालात हैं इस हवाले से क्या कहेंगे आप? कैसे देखते हैं सारी सिचुएशन को? जहां इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन पे इल्जामात लगने शुरू हो जाएं, और जहां इलेक्शन के बाद एक कंट्रोवर्सी जिसमें कि कोई जायज़ भी बातें हो सकती हैं, कुछ नाजायज़ भी हो सकती हैं, तो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के चक्कर में पूरा मुल्क और पूरे मुल्क के नौजवान ने मिलत इस तजब्जब में पड़ जाएं, तो वहाँ तो ज़ाहिर है ट्रस्ट कम हो जाता है। और जब किसी भी पार्लियामेंट पर या पार्लियामेंटेरियन पे ट्रस्ट कम हो जाए तो उनको डिलीवर करना, पहले ही डिलीवर कोई ख़ास नहीं करते थे वो, और उसके बाद डिलीवर करना, यानी उसके बाद उनको वो मुल्क के लिए काम करना जिससे कि एक आम शहरी को उससे कुछ इस्तेफादा हासिल हो सके, वो तो होता नहीं आया है। यहाँ तो इंडिविजुअल अपने फ़ायदों में ज़्यादा काम करते रहे हैं और वो अपने फ़ायदों को ज़्यादा देखते रहे हैं, और किचन कैबिनेट के ज़रिए हुकूमतें चलती रही हैं। किसी भी पार्टी की बात कर लें तो वो डॉक्टर साहब फिर कोई अच्छे की कैबिनेट उम्मीद रखें अभी 16वीं कौमी असम्बली से, या फिर जो लोग वीज़ा लगवा कर जा रहे हैं मुल्क से बाहर वो सही कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये आस और उम्मीद हमें नौजवानों ने मिलत की नहीं तोड़नी चाहिए। ये हकीकत है कि लोग जो वीज़ा लगवा के जा रहे हैं तो वो तो खुद बहुत खुशकिस्मत है। बड़ा शानदार मेटाफर हो गया कि नौजवान नस्ल की जो आवाज़ है वो जो नवाबिस प्यार है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही कि भाईजान हमें क्या चाहिए। बहरहाल पता तो उन्हें है कि नौजवान नस्ल को क्या चाहिए और उन्हें एक डिसेंट लाइफस्टाइल चाहिए। नौजवान नस्ल क्या चाहिए मुझे बताएं। नौजवान नस्ल को एक वही बात कर रहा हूँ, डिसेंट लाइफस्टाइल चाहिए कि आपकी जो चीज़ें हैं रोज़मर्रा की जो अशाए ज़रूरियाँ हैं वो कुव्वत खरीद में, सिक्योर फ्यूचर चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। आपको एक अच्छी जॉब चाहिए या अच्छा बिजनेस चाहिए जो आपको कम से कम आपकी ख्वाहिशात तो पूरा ना करे लेकिन आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करे। देखिए शहर जो क्या मुश्किल है। मुहज़्ज़म मुआशरे और जो रियासतें हैं ना वो तो माँ का किरदार अदा करती हैं, माँ की तरह वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती हैं। वो कहाँ पाई जाती हैं? कहाँ पाई जाती हैं? अभी हैं, मतलब दुनिया में। अब जैसे अगर हम बात करते हैं वेलफेयर स्टेट की, तो कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जिनकी मिसाल दी जाती है कि जी वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं बड़े खुशहाल हैं, क्राइम रेट जीरो है, तालीम मुफ्त दी जाती है, सेहत का निज़ाम मुफ्त है। उनकी लाइफ एवरेज की अगर बात की जाए कितनी लंबी उम्र है उनकी। एग्जांपल इसीलिए दी जाती है ना। लेकिन अब हमारे पास मतलब जो निज़ाम है, मतलब जिसे हम मदीना की रियासत जब कहते हैं, तो अगर हम सही मानों में उसको पढ़ें और फिर उस निज़ाम को इम्प्लीमेंट करें तो वो तमाम तर सहूलियात यहाँ होनी चाहिए। यहाँ होनी चाहिए। और अगर हम जैसे हमारे पहले दिन से हम इसी बात पर हैं, बज़िद हैं जब से इलेक्शन हो चुके हुए हैं कि कहीं ना कहीं हमें सियासी और समाजी चीज़ों को छोड़कर इस्लामी निज़ाम को सामने लाना होगा। इस्लामी निज़ाम की तरवीज होनी होगी तो ही मामला थोड़े बेहतर होंगे। तो खैर ये तो हमारी ख्वाहिशात हैं, हम दुआ करते हैं कि हालात बेहतर हों, हमारी ख्वाहिशात पूरी हों, हमारे नौजवान जो हैं वो डिप्रेशन से छुटकारा पाएँ, अच्छी जॉब्स करें, खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। जैसे कि आपने कहा कि मुहज़्ज़ब, मैं कह रही जैसे कि आप कर रहे हैं। माशाल्लाह आप भी कर ही रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी।
नाज़रीन, बूझो तो जानो सेगमेंट का वक्त हुआ चाहता है और आपको बताते हैं कि हमने जिस स्टार बच्ची की तस्वीर आपको दिखाई थी और कहा था कि अगर आप सही जवाब देंगे, अगर आप सही कमेंट करेंगे हमारे फेसबुक पेज पर, तो आपका नाम लकी ड्रॉ में शामिल किया जाएगा और फिर विनर अनाउंस किया जाएगा। तो वो खुश नसीब घड़ी आ चुकी है और खुशकिस्मत जो विनर है उनको भी हम अनाउंस करेंगे। लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं जी कि वो तस्वीर किस सेलिब्रिटी की थी। तो ये है वो तस्वीर, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखें। तो ये है जी सनम से थी सनम सईद, और हमने कहा था कि ये बड़ी ऑब्वियस सी पिक्चर है बचपन में और अब कोई खास फर्क नहीं है, साफ पहचाना जा रहा है। अजीम ऐसे ही है ना, इससे पहले बिल्कुल। कामरान ब्रदरान। अच्छा, मैं शहर बारूद मैं इतने बहुत क्या कहते हैं ड्रामाज नहीं देखता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैंने जब ये बच्ची की तस्वीर देखी तो ऑब्वियस हो गया था कि ये सनम सईद। इससे पहले आप मुझे कहते थे आप कैसे पहचान लेती हैं, ऐसे होता है, कुछ चीजें आप पहचान लेते हैं, वो जरूरी नहीं होता कि उसमें चीटिंग हो। तो लास्ट विनर हमने अनाउंस किया था, उनका नाम था जवेरिया किरानी और उनसे हमारी टीम ने रब्ता किया लेकिन रब्ता नहीं हो सका। तो आज फिर हम एक और नए विनर का नाम शामिल करते हैं, क्योंकि फिर ज़ाहिर अब उन्होंने जब हमारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया तो फिर नए विनर जो हैं उनको तो फिर हमने इनाम देना ही देना है। तो आज के पूरे हफ्ते के जो विनर है उनका नाम है आयशा कुरैशी, जो कि रॉयल की वॉशिंग मशीन जीत चुकी हैं। कंग्रेचुलेशंस आयशा कुरैशी। अब हमारी टीम आपके साथ कांटेक्ट करे तो आप जरूर जवाब दे दीजिएगा, रिप्लाई कर दीजिएगा, जवाब ताकि जो इनाम आपने जीता है इस सेगमेंट के थ्रू सही आंसर करने के बाद वो इनाम आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो आयशा कुरैशी, बहुत बहुत मुबारक आपको। आप इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहें और वो हमारे तमाम नाजरीन जो इस सेगमेंट को देख रहे हैं वो भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं हमारे इस विनर से कि किस तरह से अगर आप पंक्चुअल रहें और हमारी सेलिब्रिटी की फोटो है उसको गैस करें तो आपको इनाम मिल सकता है। भाई आज की पिक्चर देख लेते हैं। ओके, ये हाँ भी ओके, मैंने पहचान लिया। ये कौन? पहचान लिया आपने कौन है? बिल्कुल। तो किस शोबे से ताल्लुक है, कोई आइडिया तो बताएं। मुझे लग रहा है कि एक्ट्रेस ही हैं। एक्ट्रेस हैं? हाँ। अच्छा, If I'm not wrong, और मुझे लग रहा है कि एक्ट्रेस ही तो हैं। नाज़रीन, ये है तस्वीर एक बच्ची की। लेकिन ये मुझे लड़के की लग रही है, लेकिन उन्होंने तो फोन ही लगाई हुई है, तो इट मींस कि ये लड़की है। मैंने जिसको पहचाना है वो लड़का लग रहा है। क्या पता उनकी मामा ने वैसे टीवी स्क्रीन पर आ रहा है जी, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि ये शख्सियत कौन है। इस तस्वीर को गैस करें, फेसबुक पेज पर जाएं, कमेंट करें, हमारा यूट्यूब पेज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से फॉलो भी करवाएं, ये आपने जरूर करना है। और उसके बाद आपका नाम भी लकी ड्रॉ में शामिल किया जाएगा और फिर विनर को इनाम दिया जाएगा। तो ये हमारा आज का सेगमेंट जिसका आपको इंतजार होता है, फ्राइडे का जो लकी विनर है, लकी ड्रॉ में इसका नाम निकल चुका है, आयशा कुरैशी। हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। खूबसूरत बरसती बर्फबारी ने दरख्तों और कौसारों और शाहराहों को खूबसूरत बना दिया है, सफ़ेद कर दिया है। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है, नीले आसमान तले हर तरफ फैली चांदी ने पारा चनार की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए, हुस्न दुबाला कर दिया। और पारा चनार के मशहूर सियाहती मकाम ने स्नो फेस्टिवल का इनकाद किया गया है। बिकाई में स्नो फेस्टिवल का इनकाद किया गया है और इस फेस्टिवल का अहवाल बता रहे हैं अदनान हैदर, हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद है। उन्होंने बड़ी शानदार रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा कीजिए। दिलकश और हसीन मनाजिर, तवील सड़कें और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। पारा चनार में कोहे सफेद के पहाड़ों के दामन में वाक़े मशहूर सयाहती मकाम मिकई में स्पिन घर स्नो फेस्टिवल का इनकाद किया गया, जिसमें शोरा ने अशार पढ़कर खूब दाद समेटी। शुरका रिवायती मौसीकी पर झूम उठे और नौजवानों ने ढोल की थाप पर खूब रक्स किया। तीनों तहसीलों से आए सयाह और शायकीन स्नो फेस्टिवल से खूब लुत्फानंदोज़ हुए। इस तरह की फेस्टिवल मुनक्किद करना इलाके के अमन के लिए बहुत ही बेहतरीन एक इकदाम है और हम इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त करते हैं जितने भी और दीगर इदारे हैं सभी कोशिश करें कि इस तरह के प्रोग्राम रेगुलर बुनियाद पर हो। स्नो फेस्टिवल और कल्चर का जो प्रोग्राम बनाया हुआ है बहुत अच्छा इकदाम है, इससे सारे इलाके सारे पाकिस्तान में बहुत अच्छा मैसेज जाता है। ज़िला इंतज़ामिया का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद पायदार अमन के लिए काबिल सत्ताइश है और इससे इलाके के लोगों पर मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। लोगों के साथ तालीम, एजुकेशन और जो है ना जो इनकी कल्चरल वैल्यूज है उनको इससे इंशाल्लाह मजीद मजबूत करेंगे। कुदरती हुस्न से मालामाल पारा चनार में स्पिन स्नो फेस्टिवल के इनकाद ने लोगों में खुशी के नए रंग भर दिए।
तो जी, ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है, बड़ा ही शानदार इनकाद किया गया स्नो फेस्टिवल का, और जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जो शुरका इस फेस्टिवल को भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे हैं। शहरबानो, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए हम एक बड़े अहम टॉपिक पर आज गुफ्तगू करने वाले हैं, आपको बहुत पता है। ज़रूरी है, बिल्कुल। और मुझे ये टॉपिक ज़ाती तौर पर भी हर बड़ा घर का अच्छा मसला लगा। है। बिल्कुल, ये हमारे इर्द गिर्द इस तरह की कई शख्सियात हैं जो हमें चलती फिरती नजर आती हैं, जो इस मसले से दो चार हैं, तो उसका डिटेल में जिक्र करेंगे। और एक सेइंग है इस हवाले से कि वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता। तो बिल्कुल हम ये देखते हैं कि वो लोग जो हसास तबीयत होती है जिनकी, वो बहुत जल्द हार मान जाते हैं वक्त से, क्योंकि उनकी तबीयत जो है वो चैलेंजेस को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, हसास बहुत होते हैं। तो कोई भी सूरत हाल उनके सामने जब चैलेंजिंग होती है तो उसके जो नेगेटिव असरात हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी शख्सियत पर तारी हो जाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हो जाएगा, और अपनी इस तबीयत के बायस वो बहुत ज़्यादा फिर जो है वो उन्हें सफ़र करना पड़ता है। हालांकि अगर वो थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा करें और अगर वो सब्र को अपनी ढाल बनाएं तो वो बड़े आराम से उस सिचुएशन को फेस कर सकते हैं, उस मुश्किल से निकल सकते हैं। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं, हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। बिल्कुल, वजीहा ज़फ़र साहिबा। वजीहा, सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं सुनो पाकिस्तान में। ये हसास तबीयत का होना, ओवर सेंसिटिव होना, क्या वजह है, क्यों ऐसा होता है? हम देखते हैं हमारे घरों में हमारा कोई एक बहन भाई भी बहुत ओवर सेंसिटिव होता है, हमारे वर्क प्लेस पर भी कोई ना कोई ऐसा होता है जो ओवर सेंसिटिव होता है। अपने मामलात में अगर वो हमसे मजाक करे तो इशू नहीं है, लेकिन जब हमारी जानिब से कोई मजाक किया जाता है तो उनको बुरा लगता है। तो ऐसे लोगों से किस तरह से हम डील कर सकते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अगर हम हसास तबीयत की बात करते हैं तो डेफिनेटली ये जैसे डिफरेंट फ्लावर्स के कलर्स होते हैं ना, तो नेचर्स के भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कलर्स होते हैं, और इन्हीं से हमारी ज़िंदगी में, दुनिया में रौनक है। लेकिन यहाँ पे हम राइट एंड रॉन्ग की बात नहीं करेंगे, नेचर की हम राइट एंड रॉन्ग की बात नहीं करते। ओवर सेंसिटिव होना सही या गलत में नहीं आता। हाँ, उस ओवर सेंसिटिविटी को आप कैसे हैंडल करते हैं, ये राइट एंड रॉन्ग में आता है। हैंडलिंग बहुत मैटर करती है, नेचर से ज़्यादा हैंडलिंग मैटर करती है। अब ओवर सेंसिटिविटी की बात करें तो आपने क्वेश्चन किया कि इसके फैक्टर्स क्या हैं। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कुछ लोगों की पैदाइशी ऐसी नेचर होती है, जेनेटिकल ऐसी वो चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों को खानदानी विरासत में मिली होती है ऐसी नेचर, कुछ लोगों की जो है पेरेंटिंग ऐसी हुई होती है, उनको बचपन में ऐसा माहौल मिला होता है जिसकी वजह से उनकी बहुत ओवर सेंसिटिविटी हो चुकी होती है नेचर में। इसके अलावा बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, फ्रेंडशिप्स में या फ्यूचर प्लान्स के हवाले से भी देखा जाए, ये भी बहुत चीज़ें काउंट होती हैं। लेकिन ओवर सेंसिटिविटी के क्या टाइप्स होती हैं, ये क्या सिम्टम्स होते हैं? बेजा बहुत ज़्यादा सोचना, हर चीज़ का फ्यूचर फियर ले लेना। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो इसमें होता है, मैं यहाँ ऐड करूंगी, ऐसे लोग एंजाइटी का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। ऐसे लोग जो हैं उनके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत जल्दी आ जाता है, मायूसी का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। और इसके अलावा ये अपनी ही जिंदगी में अपनी सेहत को बहुत बुरी तरह तबाह करने लगते हैं। ज्यादातर जो ओवर सेंसिटिव केसेस आते हैं उनकी क्रॉनिक सिम्टम्स बहुत ज्यादा होते हैं, बॉडीली सिम्टम्स बहुत ज्यादा होते हैं, हड्डी की कंप्लेंट्स, मसल्स की, पट्टों में खिंचाव या स्टमक इश्यूज जो हैं बहुत ज्यादा वो कंप्लेन कर रहे होते हैं। अच्छा, वो कंप्लेन कर रहे होते हैं, तो इससे निपटा कैसे जाए? वज़ीर, हम चाहते हैं कि आप हमारे नाजरीन को अगर कोई 5 ऐसे स्टेप्स बता दें कि जो ओवर सेंसिटिव नेचर के लोग हैं वो उन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हल निकाल सकें इस सिचुएशन से निकलने का। एक तो मैं एक चीज ये ऐड करूंगी कि बहुत डेंजरस है अगर आप इसको हैंडल नहीं करते, और इसकी हैंडलिंग के बेसिक टिप्स जो मैं बताऊंगी, जो मेरा एक्सपीरियंस से लर्न किया, बुकिश नॉलेज मैं नहीं शेयर करूंगी, जो मैंने क्लाइंट्स को इसमें इंप्रूव करते देखा। एक तो नंबर 1, आप अपने इमोशंस को शेयर करते रहें, दबाएं नहीं, सप्रेस नहीं करें, उसको बड़े हेल्दी वे में सप्रेस करने की बजाय उसको एक्सप्रेस करते रहे, किसी से भी, अपने वालिदैन से, अपने दोस्त से, अपने अहबाब से, दोस्त अहबाब से, सबसे आप इसको कहीं ना कहीं निकालें। नंबर 2, आप डेली अपनी लाइफ में ना अपनी कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी रखें जो आपको रिलैक्स करे, जैसे बुक रीडिंग हो गई, वॉक हो गया, जॉगिंग हो गई, एक्सरसाइज हो गई, क्योंकि देखिए इमोशंस को स्पेस चाहिए होती है निकलने के लिए। जब वो आपके अंदर ही सप्रेस होते हैं तो वो एंजाइटी डिप्रेशन में जाते हैं। नंबर 3, आप जो है अपने ही थॉट्स को, कोपिंग स्ट्रेटजीज होती है, अपने ही थॉट्स को चैनलाइज करें, आप अपने ख्यालात को चैनलाइज करें। बिल्कुल, मैं एग्जांपल दूंगी, अलमारी में अगर आप एक साथ सारे कपड़े फेंकते हैं, अलमारी खोलेंगे सब ऊपर ही आएगा। तो ख्यालात भी ऐसे, अगर आप बहुत ज्यादा भमार कर देंगे, बॉम्बार्डमेंट हो जाएगी थॉट्स की, और नेगेटिविटी इसमें कितना अहम किरदार अदा करती है सारी सिचुएशन में, अगर आप ओवर सेंसिटिव हैं। ओवर सेंसिटिव लोग जल्दी नेगेटिव होते हैं। वाई? क्योंकि वो सिनेरियोस क्रिएट करते हैं ना, तो वो डायरेक्ट उनकी बॉडी को अफेक्ट करती है। जो सिनेरियो नहीं भी होते वो भी बना लेते हैं माइंड में
कैसा भी हो जाएगा। अगर वाली स्टेटमेंट मैं यहाँ ऐड करूँ कि इवन कि अगर आपका बच्चा 5-6 साल का भी है ना, मेरे पास 6 साल के भी केसेस आते हैं। ओवर सेंसिटिव जो है ना वो बचपन से ही नेचर में तो नजर आना शुरू हो जाती है। तो आपका बच्चा अगर कर रहा है या इस तरह की चीजें कर रहा है, आप समझ जाए कि इसका थॉट प्रोसेसेस खराब हो रहे हैं, तो आप पेरेंटिंग में या अडल्ट है तो खुद अपने जो है ये तो वजिया मेरे ख्याल से ऐसा होता है ओवर सेंसिटिव लोगों के साथ कि वो किसी भी सिनेरियो का जो वर्स्ट आउटकम है वो पहले सोच लेते हैं और फिर वो इतना वर्स्ट सोच लेते हैं कि वो उसी कैफियत में उसी टाइम अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, वो कैफियत तारी हो जाती है। आप ये भी बताइएगा हमारे नाजरीन को, आई एम श्योर जो देख रहे हैं लोग जिनकी नेचर ऐसी, उनको ये हेल्प मिलेगी काफ़ी कि सेंसिटिविटी जो है वो क्रिएटिविटी की तरफ भी लीड करती है। और दुनिया के कई बड़े ऐसे नाम हैं, बड़े ऐसे अपनी अपनी फील्ड के माहर हैं जो बहुत सेंसिटिव थे और उन्होंने इसको चैनलाइज करके एक बहुत बड़ा कारनामा भी अंजाम दिया। बहुत खूबसूरत बात आपने की है, इसलिए मैंने प्रोग्राम के शुरू में मेंशन किया कि सेंसिटिविटी को हम अच्छे बुरे कैटेगरी में डाल ही नहीं सकते हैं। हमने इसको कैसे हैंडल करना है। आपने बड़ी प्यारी इसकी मिसाल दी है कि क्रिएटिव लोगों को आप देखें, लोग अपनी इसी सेंसिटिविटी नेचर की वजह से दुनिया को कितना कुछ देते हैं, अपने आप को कितना कुछ देते हैं, राइट। तो हम इसको कितना अच्छा, कितना खूबसूरत चैनलाइज करते हैं। और एक और चीज है कि ट्रॉमा जो है, ट्रॉमा के जो ट्रॉमेटिक हमारे जो भी क्लाइंट्स आते हैं ट्रॉमा के, वो हाई ईक्यू के होते हैं। क्यों? क्योंकि इमोशनल मेमोरी स्ट्रांग बनती है। वो उनकी मेमोरी पेन उनका सेव रहता है उनकी बॉडी में। बॉडी कीप्स द स्कोर, एक वो है, तो उसमें आपकी बॉडी उस पेन को सिक्योर कर लेती है अपनी उस मेमोरी को। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस मेमोरी को लेट गो करना सीखें। आप वक्त के हाथ जो है ना अपने आप को नहीं छोड़े, अपने आप को बड़ा स्ट्रेट वे में लेके चलना सीखें। और इसके लिए जो मैंने टिप्स दिए हैं ना, ये हमेशा मैं ऐड करती हूँ अपने क्लाइंट्स को भी कि डेली बेसिस पे करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम समझते हैं कोई इवेंट आएगा तो फिर हम हैंडलिंग करेंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ योर नेचर। आपको पता ही नहीं है कि आपकी अलमारी में कितने कपड़े, कितनी तय खराब हो रही हैं। तो वो फिर इम्पोर्टेंट है कि आप डेली बेसिस पे अपने इमोशंस को, अपनी थॉट्स को चैनलाइज करें कि एक शख्स अगर वो इतना दीगर मामलात में इतना हसास नहीं है, लेकिन कोई एक फोबिया ऐसा है कि हम देखते हैं उस चीज़ पर वो शख्स बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है, तो क्या ये भी इसी बीमारी का हिस्सा है, इसी में ही आता है? बिल्कुल, फोबिया है या स्ट्रेस रिलेटेड ट्रॉमास हैं, ये इसी में आते हैं और इनका इलाज है। ये ऐसा नहीं है कि लाइलाज है, इनके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं। ईक्यू के ऊपर बहुत शानदार किस्म की ट्रीटमेंट है। मैं एक चीज ऐड करूंगी कि ईक्यू जिनका हाई है ना, वो लोग बहुत कम एज में ही ना अपने बच्चों के या अपने सेशन जरूर लें। वो इसलिए कि थेरेपी बहुत हेल्प करती है, इनको न्यू आइडियाज आते हैं। थेरेपिस्ट सिखाता है कि क्या न्यू आइडियाज हैं चैनलाइज करने के। मैंने तो बेसिक बताया। जब थेरेपी में लोग आते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं और वो सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर ही सीख जाते हैं। विदिन 1 to 3 मंथ्स में ही उनकी लर्निंग हो जाती है और उनकी लाइफ आसान हो जाती है। अच्छा, ये भी बताइएगा वजिया कि जो ओवर सेंसिटिव लोग हैं वो अपने रिलेशनशिप्स को नॉर्मल रखने के लिए क्या चीज़ें करें कि रिलेशनशिप स्टेबल रहे और एक अच्छा और एक हैप्पी रिलेशनशिप इन रिटर्न उनको कितना हेल्प आउट कर सकता है इस सिचुएशन से निकलने के लिए? यस, बिल्कुल। इन रिटर्न जो आपने बात की कि जो सेंसिटिव लोग हैं, ये रिलेशनशिप्स में इतने सिनेरियोज, चीटिंग के सिनेरियोज, अगर फीमेल हैं तो चीटिंग के सिनेरियोज बना लेंगी, राइट, बहुत सारी क्रिएट कर लेंगी। या मेल हैं तो वो पोजेसिव हो जाएंगे अगर उनकी नेचर में सेंसिटिविटी ज्यादा है, राइट। तो इसके नुकसानात आप देखिए कि वो रिश्ते को, जो रिश्ता आपके लिए सुकून का, रात का बाइस है, वही आपके लिए टेंशन का बाइस बन जाएगा। आपकी पेरेंटिंग पे इफेक्ट, आपकी पेरेंटिंग पे इफेक्ट करेगा, आपकी रोजमर्रा जिंदगी पे इफेक्ट करेगा और आपकी लड़ाइयाँ ज्यादा होंगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लॉजिकल रीजनिंग ज्यादा रखें। आप जब भी इमोशंस की बात कर रहे हैं तो आप सोचें कि जो मैं फील कर रही हूँ क्या उसकी कोई लॉजिक भी है, क्या कोई क्रिटिकल रीजनिंग भी है मेरे पास, और अगर नहीं है तो उस इमोशन को जो है ना रिलीज कर दे। उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करे, उसके लिए प्रूफ ना इकट्ठे करे। अगर आपको फीलिंग आ रही है चीटिंग की, किसी ओवर सेंसिटिव लोग ना दूसरों के एक्सपीरियंस को अपना एक्सपीरियंस बना लेते हैं। हाँ, और मिसालें बहुत देते हैं वजिया। जैसे अगर बात करेंगे कि मेरे साथ ये हुआ है तो इस पे आपका रिएक्शन ये था, दूसरे के साथ ये हुआ है तो आपका रिएक्शन ये था, तो ऐसा क्यों था? यस, क्योंकि ये छोटे छोटे डिटेल्स को नोट करते हैं। ओवर सेंसिटिव लोग ना, आपने किस अपनी कोई बात शेयर कर रहे हैं तो उस पे वो नोट करेंगे कि सामने वाले ने एक्सप्रेशन कैसा दिया। मुझे लगता है आजकल हम सब ही ओवर सेंसिटिव हैं क्योंकि ये सारी चीजें हम में भी पाई जाती है। मैं देख रही हूँ ये तो मेरे अंदर भी है, ये तो मेरे अंदर भी है और ये भी है ना, हमारे अंदर बहुत सारे फियर्स भी तो आ गए। हम जिस दौर में हैं, हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन आ गई है ना,
इसलिए भी हम, जैसे मैंने रीजन फैक्टर्स में मेंशन किया था ना कि हमारे एनवायरनमेंट मैटर कर रहा होता है। एनवायरनमेंट में स्क्रीन आती है, हमारी इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आती है, और तो उसके ऊपर अगर हम कोई मसला में हमें समझ नहीं आता तो हम फोन हमारे हाथ में, हम सर्च करते हैं और गूगल सर्च करने के बाद सामने आता है कि इस बीमारी का कोई क्योर नहीं है तो हम पक्के हो जाते हैं। मेरे ख्याल में इट्स नॉट अ डिजीज। वजिया, अगर आप इस पे क्लियरली बताएं हमें कि ये कंडीशन है और इस कंडीशन को हैंडल करना बहुत आसान हो सकता है कि अगर हम फैमिलीज को थोड़ी सी इसमें क्या हम किरदार अदा एफर्ट करना चाहिए, पार्टनर को क्या करना चाहिए, कोई ऐसे फैक्टर्स, कोई ऐसे टिप्स जो ऐसी सिचुएशन में हैंडल करें? यस, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप शेयर करूंगी। एक और आपने बड़ी प्यारी बात की कि डिजीज नहीं है ये नेचर का पार्ट है। नेचर को हम इम्प्रूव करते रहते हैं, हम बूढ़े होने तक इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट? ये कोई डिसऑर्डर नहीं है और एक और चीज इसमें जो आपने कहा कि इसकी मिस हैंडलिंग बहुत ज्यादा होती है, मैं यहाँ ऐड करूंगी फैमिलीज हैं मिस हैंडलिंग बहुत करते हैं, पार्टनर्स हैं कि मेरी बीवी को तो मुझसे शिकायत ही रहती है। अब वो मुझसे शिकायत नहीं रहती, वो एक्चुअली उसके प्यार का इजहार ही ऐसा बन चुका है शिकायत करना। उस पर वर्क करना बहुत जरूरी है कि जब कोई आपके साथ बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स कर रहा तो उससे बैठ के, ओवर सेंसिटिव की बात कर रही हूँ, आप उससे बैठ के उसके इमोशंस को थोड़ा समझें ताकि उसको भी अपना, देखिए जब एक बंदा ओवर सेंसिटिव है ना, उसको जब आप बोलने की रवानी दे देंगे ना तो उसके इमोशंस रिलीज हो जाएंगे, वो फिर कंप्लेंट्स में नहीं जाएंगे कि हमेशा ही ऐसा करते हो या करती हो, ये हमेशा वाले टर्म्स नहीं आएंगे। और एक और चीज मैं ऐड करूंगी कि असेस कैसे करते हैं ओवर सेंसिटिव लोगों को, जो इंसान बात बात पे इमोशंस को ले आए कि मैं ये महसूस कर रही हूँ, ये तुम ऐसा फील कर रहे हो, या फीलिंग्स की बात करे। ओवर सेंसिटिव लोग फीलिंग्स की ज्यादा बात करते हैं कि मैं हर्ट हुई, मुझे बुरा लगा, तो ये इमोशंस की जब यहाँ बात आ जाए वहां पे आप समझ जाए कि आपको इमोशन का जवाब इमोशनल लैंग्वेज में ही देना है, लॉजिकल को जरा पीछे रखना है ताकि अंडरस्टैंडिंग बने, कनेक्शन बने। जैसे जो बच्चा है बता रहा है कि मैं हर्ट हूँ और मदर बता रही नहीं कुछ भी ऐसा नहीं है, वो लॉजिक्स दे रही है, तो बच्चा डिस्कनेक्ट हो जाता है, बच्चा कनेक्ट नहीं कर पाता। तो जो जुबान बोली जा रही है उस जुबान में जब जवाब देते हैं तो रिश्ता मजबूत होता है। बहुत खूबसूरत बात की आपने वजिया जफर, आपने सुनो पाकिस्तान को टाइम दिया और बड़ा ही अहम टॉपिक पर आपने गुफ्तगू किया। आई एम श्योर हमारे जो नाजरीन है उन्हें बहुत फायदा हुआ होगा इस सेगमेंट से। और अगेन इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स अ कंडीशन और इसको आप अपनी फेवर में यूज कर सकते हैं, आप सेलिब्रिटी बन सकते हैं। और अजीम, अगर कोई घर में ओवर सेंसिटिव है तो आपने उसको लॉजिकल वे में नहीं ट्रीट करना, आपने उसको इमोशनल वे में ट्रीट करना है। ये बड़ी जबरदस्त बात की वजिया ने। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो नाजरीन, 16वीं कौमी असम्बली मारज़ वजूद में आ चुकी है और कल हमने देखा कि तकरीब हल्फबरदारी हुई, तमाम मेंबरान असम्बली ने हल्फ उठाया और उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा हुए। आज उनका चुनाव होने जा रहा है और फिर आने वाले वक्त में लीडर ऑफ द हाउस का सिलेक्शन होगा और उनको वोट कास्ट किया जाएगा, इलेक्शन होगा बल्कि। तो इसी हवाले से हम ये भी देख रहे हैं कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सदारती इंतखाबात का शेड्यूल भी सामने आ चुका है और वो भी 9 मार्च को होने जा रहा है इलेक्शन। तो सूरत हाल ये किस जानिब जाती दिखाई देती है, इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये MKM की जानिब से कहा जा रहा है कि हम सदारती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी साहब को वोट नहीं देंगे, तो फिर पीपल्स पार्टी के पास कोई हिकमत अमली है इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज सदारती इलेक्शन का जो है वो शेड्यूल अनाउंस हो चुका है और 9 तारीख को सदारती इलेक्शन होगा जी। अभी तो 9 दिन बाकी हैं, इंशाल्लाह ताला फिक्र न करें, मना लेंगे। MKM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को वोट करेगी। अच्छा, क्या मेरी जाती राय, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मेरी जाती राय कि वो वोट करेंगे। यानी इतना कोई आपको अपने ऊपर इत्मीनान है कि आपकी पार्टी की जानिब से उनको राजी कर लिया जाएगा? देखिए, MKM के साथ हमारा चलता रहता है लव एंड हेट अफेयर। कभी हम हुकूमत में इकट्ठे होते हैं, कभी हम अपोजिशन में होते हैं। तो सियासी जमातें, हम तो हमेशा डायलॉग्स पे बिलीव करते हैं और हमने कभी किसी से ये नहीं कहा कि हम आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे, आपके साथ नहीं बैठेंगे या ये नहीं करेंगे। हम हर किसी के साथ बैठने को तैयार हैं और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह MKM 9 तारीख को, वैसे तो हमारे नंबर गेम सारी पूरी है लेकिन हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल जमातों को हम ऑन बोर्ड करें, सारी सियासी जमातें ऑन बोर्ड हों और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट करें। तो कुंडी साहब, ये सिचुएशन कैसे तब्दील होती नजर आती है? MKM के जो मुतालबात हैं वो मान लिए जाएंगे, पीपल्स पार्टी हिमायत करेगी? देखें, टेबल टॉक पे जब बंदा बैठे तो फिर वो चीज़ होती है, जब आपस में बैठेंगे वो उनके जो है वो मुज़ाकरात PMLN के साथ हमारी एक कमेटी बनी है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, नवीद कमर साहब हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं। हमारी कमेटी जाके बैठेगी और मैं समझता हूँ कि मेरा ज़ाती ख्याल ये है एज ए पॉलिटिकल वर्कर की इंशाल्लाह। चलिए कुंडी साहब, फॉर एग्जांपल हम इसको सोच लेते हैं इसको
कि अगर वो नहीं मानती MKM फिर क्या होगा? आप क्यों हमेशा मनफी सोच रखती हैं, मुस्बत सोच रखती हैं? इंशाल्लाह वो मानेंगे। मैं मनफी सोच नहीं रखती, आवाम के ख्यालात को आप तक पहुंचाती हूँ कि ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा तो होने को हो सकता है। अगर आवाम का नाम आप हैं तो फिर भी हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो जमहूरी लोग हैं, उनका अपना वो है, मर्जी है वोट करना करें। मैं समझता हूँ कि वोट करेंगे, नहीं करेंगे एक अपोजिशन करेंगे, मुस्बत अपोजिशन करेंगे, हम उसको भी वेलकम करेंगे। तो कुंडी साहब, ये मुतालबा तो उनका जायज़ है कि जी कराची में उन्हें इख्तियारात नहीं दिए जाते सूबा सिंध में, तो ये बताइएगा कि ऐसी क्या वजह है कि उन्हें ये इख्तियारात नहीं दिए जाते और क्यों गिला शिकवा है उन्हें पीपल्स पार्टी से? देखें, वो जो बात कर रहे हैं, अगर वो बलदियाती इलेक्शंस और बलदियात के हवाले से बात कर रहे हैं तो देखें, वो तो माजी में भी मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा हैं। तो ये बातें जो हैं ये पार्लियामेंट के अंदर होती हैं। जो कुछ चीज़ें होती हैं कि जो जलसे जुलूसों की होती है, कुछ होती हैं कानून साजी के हवाले से पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में जब बातें होंगी तो पार्लियामेंट में बात करेंगे, अगर जलसे की बात होगी तो जलसे में करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें वो कर रहे हैं वो पार्लियामेंट के हवाले से बैठेंगे, डायलॉग्स करेंगे और फिर उसके बाद उसका कोई नतीजा निकालेंगे। तो अब कुंडी साहब, अब हल्फ ले लिया है कौमी असम्बली की, अगर हम बात करते हैं, मेंबरान असम्बली ने हल्फ ले लिया है, अब ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी और इंशाल्लाह हुकूमत जो है वो अब बनेगी। तो कितना बड़ा चैलेंज अब आने वाला है हुकूमत के सामने? इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं और जब 2/3 मेजॉरिटी भी ना हो, तो इस हवाले से आप भी हुकूमत का जो हिस्सा नहीं बनना चाह रहे, बस आप सपोर्ट करेंगे नून लीग को, तो क्या सूरत हाल देखते हैं फिर? देखिए, बहुत चैलेंजेस हैं, चाहे वो इकोनॉमी के हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हैं, बाकी मसाइल हैं, बेरोजगारी के हैं, महंगाई के हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसको चैलेंजेस को देखना पड़ेगा। माजी में 16 महीने की हुकूमत थी, PMLN को थोड़ा सा शिकस्त दे के इत्तेहादी जमातों की वजह से हम डिलीवर से नहीं कर सके। हमें अपने खदशात थे, बाकियों के अपने खदशात होंगे, तो इस दफ़ा हमने उनको मौका दिया है कि वो अपनी हुकूमत बनाए, अपने जो जिस किस्म के वो या जिन लोगों को वो हुकूमत साजी में ये बता दें कि मरीम नवाज साहिबा ने पंजाब के हवाले से बड़ा ऐलान किया है कि कूड़ा क्रिकेट यहाँ पर ख़त्म किया जाएगा, उठाया जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि सिंध में तो ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है? देखिए, मरीम नवाज पंजाब की वज़ीर आला सिंध की नहीं है, सिंध में इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। होनी चाहिए ना, मैं सिंध की बात कर रही हूँ। बिल्कुल, हमने डिलीवर किया तो हमने पहले से ज़्यादा वोट लिए और इंशाल्लाह हम इससे ज़्यादा डिलीवर करेंगे और हमारी पूरी वो होगी, हम पूरा स्ट्रेस करेंगे कि सिंध में हम ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करें, कराची में अर्बन एरिया और रूरल दोनों में डिलीवर करें और इससे ज़्यादा जो है कंपटीशन जो है अब हमारा 3 सूबों में, पंजाब से है, KP से होगा और बलूचिस्तान से होगा और फेडरल से भी होगा। तो हम डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह ताला, और डिलीवर करेंगे तो लोग हमें वोट देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कुंडी साहब। आपने सुना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली रहेगी और वो सियासी निज़ाम को किस तरह से देखते हैं, उस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जी, और अब आपको अब ये बताते हैं, बड़ी अच्छी खबर है तलबा और तालिबात के लिए। फ़ौजी फाउंडेशन एजुकेशन सिस्टम के तलबा और तालिबात ने आलमी इदारे प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल और सीड वेंचर्स के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किद होने वाले मुकाबले इंटरप्राइज चैलेंज ऑफ पाकिस्तान में नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं। इस मुकाबले में पाकिस्तान भर से 121 तालीमी इदारों ने हिस्सा लिया। फौजी फाउंडेशन स्कूल एबटाबाद ने 5 गोल्ड मेडल्स और 3 लाख रुपए के इनाम के साथ पहली पोजीशन हासिल की। फौजी फाउंडेशन स्कूल मुल्तान ने 5 सिल्वर मेडल्स और 80,000 रुपए के इनाम, जबकि फौजी फाउंडेशन स्कूल गिलगित ने 5 सिल्वर मेडल्स और 80,000 रुपए के इनामात हासिल किए। तो मजमूई तौर पे फौजी फाउंडेशन स्कूल ने 7 में से 4 अवार्ड हासिल किए और इसी से मुतल्लिक हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फौजी फाउंडेशन गर्ल्स कॉलेज रावलपिंडी की प्रिंसिपल तहमीना मलिक साहिबा और जापान कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली स्टूडेंट फातिमा अहमद। तो सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ आपका तहमीना एंड फातिमा। तहमीना साहिबा, मैं आपकी जानिब आऊँगी, इस इवेंट के मुतालिक डिटेल बताइएगा पहले हमें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं तहमीना मलिक, प्रिंसिपल फौजी फाउंडेशन कॉलेज फॉर गर्ल्स न्यू लाल आज़ार। जी। और मेरा ताल्लुक़ फौजी फाउंडेशन से है। एवरीबडी नोज़ कि इट्स द लार्जेस्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। और मैं चूँकि एजुकेशन से मेरा ताल्लुक़ है तो मैं एजुकेशन डिवीज़न के हवाले से बात करूँगी। तो इस वक्त जो है फौजी फाउंडेशन इट्स अ ब्रांड, और इसका जो मेन एम है एजुकेशन डिवीज़न का कि हमने बच्चों को, स्पेशली बेनिफिशरीज़ और शहदा के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट करनी है। और उसके साथ साथ और क्वालिटी एजुकेशन के साथ इकोनॉमिकली हमें ये बताइएगा कि इस मुकाबले में कितने तलबा ने हिस्सा लिया और फौजी फाउंडेशन ने इतने
ज़बरदस्त जो मेडल्स लिए हैं, इसके पीछे क्या वजह है? क्या पहले पूरा साल इनको प्रैक्टिस करवाई जाती है इन तमाम मुकाबलों के हवाले से? बिल्कुल ऐसा ही है। तमाम स्कूल्स के अंदर टीम्स बनाई जाती हैं और उस बच्चों के कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं और उसमें से फिर जो बेहतरीन टीम होती है वो फिर ज़ाहिरी बात है जो मेहनत करता है वो एक्सेल करता है। लेकिन इसमें हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शामिल किया जाए। बिल्कुल तहमीना साहबा, आपसे गुफ्तगू हम जारी रखेंगे। हम देख सकते हैं जी आपके साथ इस वक्त फातिमा मौजूद। तो फातिमा, आप तो मुझे बड़ी इस वक्त कराटे यूनिफॉर्म में नज़र आ रही हैं, तो ये बताएं ज़रा कैसा रहा आपका कंपटीशन और आपका जर्नी कैसा रहा? बहुत अच्छा। इट वाज एन एक्सट्रीमली प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड फॉर माय फैमिली एज वेल। अच्छा, तो फातिमा, आपने कब से आपको शौक था कि आप इस तरह के मुकाबलों में हिस्सा लें और फैमिली की सपोर्ट थी आपको शुरू से? बहुत सपोर्ट थी फैमिली की, मुझे बहुत शौक था। मेरे बाबा ने बहुत सपोर्ट की इस चीज़ में मुझे। तो आपने टीचर्स की बहुत सपोर्ट थी। फातिमा, थोड़ा बताएं, पूरा जर्नी बताएं ज़रा, कॉमनवेल्थ गेम से मुतालिक बताएं। वहाँ पे जब आप पहुंची आपको कैसा फील हुआ? पाकिस्तान की नुमाइंदगी आपने की, ये इटसेल्फ कितना बड़ा प्राउड है, कितनी बड़ी बहुत अचीवमेंट है? ज़्यादा, एग्जैक्टली, इट्स वेरी एक्सट्रीमली प्राउड मोमेंट और बहुत अच्छा लगा। बल्कि अब सोचें आप एक नेशनल लेवल की फाइटर इंटरनेशनल लेवल पर जा रही है तो ऑब्वियसली। तो उसके बाद जब आपको लगा कि जब आप वहाँ पर गई, जब आप जीत कर आई, तो कामयाबी के बाद आपको लोगों ने किस तरह से अप्रिशिएट किया? आपकी फैमिली मेम्बर्स ने? बहुत ज़्यादा, बहुत अप्रिशिएट किया। मेरी टीचर्स ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, मेरी प्रिंसिपल ने एकेडमिकली, क्योंकि एक थोड़ी सा वीक हो गई थी मैं, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पा रही थी अपनी स्टडीज़ को। लेकिन बहुत सपोर्ट किया मेरे टीचर्स ने। जो मेरे कराटे के टीचर हैं वो इस टाइम बहुत मोस्ट सीनियर टीचर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने मुझे स्पेशल ट्रेनिंग करवाई इस मुकाबले के लिए। बहुत सपोर्ट थी टीचर्स की भी। तहमीना साहबा, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंटरप्राइज चैलेंज ऑफ पाकिस्तान ये बेसिकली है क्या? थोड़ी इसकी भी डिटेल्स अगर बताएं, और कौन कौन से और स्कूल्स थे, कितने टोटल स्कूल्स थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, और फौजी फाउंडेशन ने ऐसा खास क्या किया? फौजी फाउंडेशन में इसका सबसे बड़ा क्रेडिट है वो एजुकेशन डिवीज़न को जाता है। ट्रेनिंग और एवेल्यूएशन में उन्होंने बाकायदा हर स्कूल के अंदर टीम्स बनाई। इस वक्त हमारे 128 इंस्टीट्यूशंस हैं और उसमें डिफरेंट टीम्स बनाई गई, उनको गाइड किया गया और साथ साथ जैसे जो जो अपडेट्स आती थी वो बच्चों के साथ शेयर की जाती थी। ठीक। तो उसकी वजह से इतनी बड़ी अचीवमेंट्स जो हैं वो बच्चों ने हासिल की। ठीक है, तो अभी अगर कोई मज़ीद ख़वातीन बच्चियाँ इसमें अगर हिस्सा लेना चाहती हैं तो फातिमा आप बताएं कि आप उनको क्या मैसेज देंगी? मैं कहूँगी ज़रूर आएँ, बल्कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए लड़कियों को, क्योंकि हमारा माशरा बहुत ख़राब है। तो आई थिंक आना चाहिए सबको आगे। और ये एक ऐसा आर्ट है कि अगर आप अकेले जा रही हैं तो आपको किसी वेपन की ज़रूरत नहीं है, आपके पास मार्शल आर्ट्स है। और तहमीना साहब, आप क्या मैसेज देंगी ख़वातीन के लिए जो बच्चियाँ इस फील्ड में आना चाहती हैं? बिल्कुल, मेरा तो मैसेज ये है कि तमाम बच्चों को और स्पेशली बच्चियों को अदर दैन द स्टडीज़ दे मस्ट एक्सेल इन द को करिकुलर एक्टिविटीज़। गेम्स में, हर चीज़ में। मेरा ताल्लुक़ चूँकि फौजी फाउंडेशन गर्ल्स कॉलेज से है, लार्जेस्ट कॉलेज है फौजी फाउंडेशन का। मेरे पास इस वक्त तकरीबन 1800 बच्चियाँ ज़ेर तालीम हैं और उनमें से हमारी बच्चियाँ जो हैं वो नेशनल लेवल पे खेल रही हैं। नेटबॉल की टीम हमारी विनर है, टेबल टेनिस में, और हमारे उलूमिनाए हर जगह एक्सेल कर रहे हैं। तो जितना हम कर सकते हैं अपने बच्चों को, इसमें हम बच्चों को इनकरेज करते हैं। तो स्टडीज़ के हवाले से भी इनको कोई डिफरेंट करवाया, मतलब इनके लिए ज़्यादा मुश्किल होता होगा ना कि साथ आपने दूसरी एक्टिविटीज़ को भी लेकर चलना है, साथ स्टडीज़ को भी लेकर चलना है? बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे सिर्फ फौजी फाउंडेशन कॉलेज नहीं, जितने भी स्कूल्स हैं उसमें बच्चों की पोजीशंस आती हैं फेडरल बोर्ड में। अच्छा। और इन बच्चों के लिए स्पेशल क्लासेस जो हैं वो अरेंज की जाती हैं। तो तहमीना साहिबा ये भी बताइए, सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम। जी बिल्कुल, इस वक्त कई ख़वातीन हज़रात ऐसे हैं जो देख रहे हैं इस सेगमेंट को बिलखसूस, तो उनके लिए ये बताइएगा कि फ़ौजी फाउंडेशन जो एजुकेशन सिस्टम है जिसके तहत कॉलेजेस भी हैं और स्कूल्स भी हैं, तो कोई स्कॉलरशिप्स भी ऑफ़र करते हैं अगर आप पढ़ाई के अलावा अदर देन जो को एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर अगर आप? बिल्कुल ऐसा ही होता है। इनके लिए बाकायदा सरमनीज़ होती हैं, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं अदर देन द एकेडमिक्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी तहमीना एंड फातिमा, और बहुत ज़बरदस्त ये सिचुएशन थी जिसमें बात तलबा को बताया जा रहा है कि आप आगे बढ़ें, आप पढ़ें, पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लें। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारे सेगमेंट कुरान और साइंस की। तो गुज़िश्ता सेगमेंट में हमने ये बताया था कि सूरह बनी इसराइल के आगाज़ में अल्लाह ताला ने वाक़े मराज का जिक्र क्यों फरमाया,
और वो कौन सी 2 कौमें हैं जो दज्जाल का साथ देंगी, तो आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कुरानिक स्टडीज़ के स्पेशलिस्ट हैं जनाब अब्दुल सलाम आरिफ साहब। जनाब अब्दुल सलाम साहब, लास्ट टाइम हमने बात की थी बनी इसराइल के वाक़े के हवाले से, तो कंटिन्यू करें उससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे थे सूरह बनी इसराइल को पढ़ते वक़्त कि कौम बनी इसराइल का माजी हाल और मुस्तकबिल क्या है, और इसमें हम पहुँचे थे कि बनी इसराइल की कौम जो है वो कैसे वजूद में आई। अब आगे चल के मैं बयान करूँगा कि बनी इसराइल पे अल्लाह ताला ने क्या, उनके साथ किया क्या अल्लाह ताला ने। तो सबसे पहले मैं 2 हदीस बयान करना चाहता हूँ। एक बुखारी की हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस तरह पिछली उम्मतों ने किया है, मेरी उम्मत भी हूबहू वही करेगी, गज़ ब गज़, बलिश्त ब बलिश्त, बिल्कुल वही काम करेगी जो पहली उम्मतें करती रही हैं। और यहाँ तक कि अगर उनमें कोई गो के सुराख में घुसा है तो तुम भी उस गो के सुराख में घुसोगे। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, पहली उम्मतों से मुराद ये यहूद व नसारा हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो नहीं तो और कौन है। इसके बाद एक हदीस तिरमिज़ी में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत पर वही हालात जो हैं वो गुजरेंगे, हूबहू, ये लफ्ज़ यूज़ किया कि हूबहू वही हालात गुजरेंगे जो बनी इसराइल के ऊपर गुजरे। और इसलिए अपना मुस्तकबिल जानने के लिए, अपने हाल को बेहतर बनाने के लिए इनका माजी हाल और मुस्तकबिल पढ़ना जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह डिग्री दे दी है कि वही कुछ गुजरेगा जो कुछ इन पे गुजरा। अब कुरान जो सूरह बनी इसराइल की पहली आयत के बाद शुरू कर रहा है कि हमने मूसा को किताब दी और जो हदायत थी बनी इसराइल के लिए। इस पे गौर करें कुरान के इस जुमले के कि मूसा को जो किताब दी गई वो हदायत थी बनी इसराइल के लिए, और हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो किताब दी गई वो हदायत थी तमाम इंसानों के लिए। ये एक मेजर फ़र्क है हमारे स्टेटस में, उम्मत मोहम्मदी के स्टेटस में और उम्मत मूसा के स्टेटस में, कि मूसा को जो किताब दी गई वो सिर्फ़ उनके लिए हदायत थी, जबकि हमें जो किताब अनायत की गई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए वो तमाम इंसानियत के लिए हदायत थी। तो अल्लाह ने कहा, पहले तो इनको ये कह के पुकारा कि ए नूह के साथ कश्ती पर सवार होने वालों की औलाद। अब ये क्योंकि नूह के वक़्त पूरी जो है नूह अलैहिस्सलाम के सलाब में पूरी दुनिया जो है वो तबाह कर दी गई थी और इंसानियत नए सिरे से बिल्ड की गई थी। तो ये जो बनी इसराइल हैं ये उन्हीं लोगों की औलाद हैं जो नूह के साथ कश्ती पे सवार हुए थे। अब वो नूह के बेटे थे या कोई और लोग भी हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये उन लोगों की औलाद हैं, ये कुरान ने कहा कि जो कश्ती पे सवार हुए थे। और साथ उन्हें कहा कि हमने तुम्हारे बारे में किताब में लिख दिया था कि तुम 2 दफ़ा ज़मीन पर फसाद करोगे और मैं तुम्हें 2 दफ़ा अजाब दूंगा। इसका मतलब ये है कि बनी इसराइल की कौम की तारीख़ है वो ये है कि 2 इनके अरूज हैं और 2 इनके ज़वाल हैं, और यही हालात हूबहू हमारे ऊपर गुजरने हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि इनके 2 अरूज कैसे हैं। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम इनको ले आए वहाँ से मिस्र से और ये आबाद हो गए फ़लस्तीन में, तो तालूत अलैहिस्सलाम ने पहली इनकी सल्तनत कायम की। फिर वो सल्तनत दाऊद अलैहिस्सलाम को मिली, और दाऊद के बाद सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम आए खिलाफत के ऊपर, बादशाहत के ऊपर, और उस वक़्त दुनिया की एक ऐसी हुकूमत इनकी इस्टेब्लिश की गई जिसकी कोई मिसाल जो है वो इंसान की तारीख़ में नहीं मिलती। इतनी अजीम शान हुकूमत और इतनी बड़ी सुपर पावर थे ये दुनिया की कि वहाँ पे जाके अल्लाह ने कहा कि मैंने तुमको जहानों पर फजीलत अता किया है। और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो हुकूमत दी गई वो ना सिर्फ इंसानों और ज़मीन के ऊपर हुकूमत थी, वो समंदर पे भी हुकूमत थी, वो हवाओं के ऊपर भी हुकूमत थी, वो परिंदों के ऊपर भी हुकूमत थी, वो जानवरों के ऊपर भी हुकूमत थी, और इवन वो जिन्नात के ऊपर भी जो हुकूमत थी। यानी ऐसी हुकूमत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम से पहले ना किसी को दी गई और ना बाद में दी गई। ये इनका इंतहाई अरूज था, बनी इसराइल की कौम का इंतहाई अरूज था। उसके बाद फिर इन्होंने बदमाशियाँ शुरू की, इन्होंने अल्लाह की किताब को बदला, इन्होंने मुख्तलिफ तावीलें निकाली अल्लाह की आयात की, अल्लाह के अहकामात को बदला, और फिर क्या हुआ, अल्लाह ने इनको जवाल का शिकार किया और इनके ऊपर बख्त नसर को मुसल्लत किया। नेबुकदनेस्सर जिसको कहते हैं, वो इराक़ से आया, बेबीलोनियन का बादशाह था, वो इराक़ से आया, उसने इन पर हमला किया और इनकी ईंट से ईंट बजा दी। और वो खूबसूरत तमीर जो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की थी, एक मिरेकल था वो इंसानी तारीख़ का, उसको उसने मसमार कर दिया, और इस तरह मसमार किया कि एक ईंट भी उसकी नहीं छोड़ी, जिसको हैकल सुलेमानी कहते हैं, हम उसको बैतुल मक़दस कहते हैं, या मस्जिद सुलेमान या मस्जिद अक्सा कहते हैं। तो उसको उसने तबाह किया, और
इनकी औरतों की असमत दरी की। कुरान ये कहता है कि फिर इनको ग़ुलाम बनाया और इनको वो अपने साथ इराक़ में ले गया। पूरी की पूरी कौम को वो बांध के अपने साथ इराक़ ले गया। जो काम करने के काबिल नहीं थे उनको कत्ल किया, इनकी औरतों को ग़ुलाम बना लिया गया और अल्लाह ने इनके ऊपर एक बुरा अजाब मुसल्लत किया जिसमें ये सदियों रहे। उसके बाद इन्होंने फिर तौबा की, नबूवत का सिलसिला फिर इनमें जारी हुआ। अल्लाह के अंबिया आए, इन्होंने उनकी बात मानी, तौबा की, तो अल्लाह ने साइरस के ज़रिए, ईरान का जो बादशाह था साइरस, उसके ज़रिए इनको निजात दी। उसने इनको वहाँ से रिलीज़ करवाया, रिलीज़ करा के वापस फ़लस्तीन में भेजा। वहाँ आके इन्होंने दोबारा से फिर वो हैकल तमीर किया जिसको सेकंड टेंपल भी कहा जाता है और हैकल दोम भी कहा जाता है। यानी उसी कापी के ऊपर इन्होंने दोबारा वो महल बनाया, इनको फिर अरूज मिला, फिर इनकी हुकूमतें कायम हुई और फिर ये वर्ल्ड की सुपर पावर बन गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर वही हरामजदगियाँ शुरू की और यहाँ तक गुजर गए कि इन्होंने अल्लाह के अंबिया को कत्ल किया। इन्होंने ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, इन्होंने याह्या अलैहिस्सलाम को एक रकासा जो थी उसकी फरमाइश के ऊपर इन्होंने उसको कत्ल किया। और अल्लाह ताला ने इन पर यके बाद दीगरे, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल की सियासत अंबिया करते थे, एक नबी फौत होता था तो दूसरा नबी फौरी उनमें आ जाता था। लेकिन इसके बावजूद ये कौम सीधी ना हुई और सबसे पहले इन्होंने माश को ख़राब किया, इकनॉमिक्स को ख़राब किया, सूद को हलाल किया और इन्होंने सूद का कारोबार और उस वक़्त बैंकिंग का सिस्टम इन्होंने शुरू किया। और अल्लाह ने इनके ऊपर हुज्जत कायम की। हुज्जत इस तरह कायम की कि अल्लाह ने अपना एक बहुत बड़ी निशानी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को इनके ऊपर मबूस किया। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की इतनी बड़ी निशानी है कि आप उसकी कोई और मिसाल दे ही नहीं सकते सिवाय आदम के। अल्लाह ने कुरान पाक में कहा कि आदम जो है वो बग़ैर माँ बाप के पैदा किए गए थे और ईसा जो है ये बग़ैर बाप के पैदा किए गए। फिर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मोज़े दिए। वो मोज़े इसलिए दिए कि ताकि ये जो बिगड़े हुए हैं ये वापस आ जाएं, और ऐसे मोज़े दिए जिनकी कोई नज़ीर इंसानी तारीख़ में नहीं मिलती। और जो ईसा अलैहिस्सलाम को मोज़े दिए गए वो शायद वो किसी और इंसान को नहीं दिए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुर्दे को ज़िंदा कर देना, मट्टी के साथ एक चिड़िया बनाना और उसमें फूंक मारना और उसको उड़ा देना। फिर उसके अलावा जो जज़ाम के मरीज़ होते थे, कोड़ हम जिसको कहते हैं, उसके मरीज़ के ऊपर हाथ फेरते थे वो ठीक हो जाता था। जो पैदाइशी तौर पर अंधा होता था उसकी आंखों पे अपनी उंगली लगाते थे, उसको उसकी बनाई जो है वो बहाल हो जाती थी। तो इस सारे मौज़ों को देखने के बावजूद ये कौम इस खबासत के उस लेवल पर चली गई हुई थी कि इन्होंने उस अल्लाह के नबी को वलदुज़्ज़ना करार दिया, हराम की औलाद करार दिया, उनकी माँ पे इल्ज़ामात लगाए, उन पर उनको जादूगर कहा और यहाँ तक चले गए कि फिर उनको इन्होंने सलीब चढ़ाने का बंदोबस्त कर लिया। तो अल्लाह ताला ने, चूँकि जब अल्लाह का ये कानून है कि वो जब अपने रसूलों के ज़रिए आखिरी हुज्जत पूरी कर लेता है तो फिर उनके ऊपर वो अजाब लेके आता है, तो उसी रसूल के ज़रिए से अजाब आता है। तो चूँकि इनका अभी एक किस्त बाकी थी इस दुनिया में, इनका ये एक अरूज था, फिर इसके बाद इनको ज़वाल आना था, तो अल्लाह ने उस रसूल को ज़िंदा उठा लिया। कुरान पाक में वाज़े तौर पर कहा गया कि ना ईसा को सूली दिया गया, ना सलीब दिया गया, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। और फिर अल्लाह ने आगे चलकर सूरह मरियम में कहा, हम सूरह मरियम में पढ़ेंगे भी उसको इंशाल्लाह, अगली सूरह में वही शुरू करने जा रहे हैं, उसको हम पढ़ेंगे भी। उसमें अल्लाह ने कहा कि यकीनन इन्होंने कत्ल नहीं किया ईसा अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया और उनको बाकी रखा इन पर अजाब मुसल्लत करने के लिए। अब हम चलते हैं वापस अपने नबी की हदीस की तरफ कि तुम पर हूबहू वही हालात गुजरेंगे जो इन पे गुजरे थे। अब हम अपनी तरफ आते हैं। हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बाद हमारा अरूज शुरू हुआ और ये अरूज 1200 साल तक दुनिया में कायम रहा। हमने दुनिया में बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम की, हम पूरी दुनिया के मालिक ठहराए गए, हम पूरी दुनिया के हुक्मरान थे। और आप अंदाज़ा लगाएं कि एक वक़्त था कि यूरोपियन कौमें जो थीं वो हमें टैक्स और वो जजिया दिया करती थीं अपनी ज़िंदा रहने के लिए। और पहले उमवी सल्तनत, फिर उसके बाद हारून रशीद और मामून रशीद की अब्बासी सल्तनत, जिसमें तमाम यूरोप के बादशाह जो थे वो फ़ख्र समझा करते थे कि अगर उन्हें कोई ख़त आता था हारून रशीद के दरबार से। इतनी बड़ी सल्तनत हमारी कायम की गई अल्लाह के फजलो करम से। उसके बाद क्या हुआ,
फिर थोड़ा सा झटका हमें दिया गया हलाकू खान के, लेकिन फिर हम अपने अरूज हमारा बरकरार रखा गया। अगरचे इस्लाम का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो थोड़ा सा मुतासर हुआ, बादशाहत आई उसमें, लेकिन इस्लाम का सोशियो इकनॉमिक और जो इस्लाम का कल्चरल सिस्टम था वो बिल्कुल बरकरार रहा। और एक वक्त था कि पूरी दुनिया में 3 बड़े हुकूमतें थीं। हिंदुस्तान में मुग़ल आज़म यानी अकबर आज़म जिसको हम कहते हैं, और तुर्की में जो था सुलेमान ज़ीशान, और ईरान में सफ़ी। ये 3 बड़ी सल्तनतें थीं। और आपको ये जानकर हैरान हो गए कि आज से सिर्फ 600-700 साल पहले अमेरिका हमें टैक्स दिया करता था हमारे समुद्रों से गुजरने के लिए। ये बहुत सारे लोगों के लिए ये हैरानगी की बात होगी, लेकिन अमेरिका रिक्वेस्ट करता था, हमें पैसे देता था, फिर हम उसको कहते थे कि वो गुजरे हमारी जो है समुद्रों से गुजर सके। तो इतनी बड़ी सल्तनतें कायम करने के बाद फिर हमारा जो है ज़वाल शुरू हुआ। हमने भी वही काम किया, हमने किताब के तर्जमे बदले, हमने अल्लाह के अहकामात की मुख्तलिफ तवीलें निकाली, और हम फिर ज़वाल का शिकार हुए। और यहाँ तक ज़वाल का शिकार हुए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम पर एक वक्त ऐसा, हदीस है कि तुम पर एक वक्त ऐसा आएगा कि कौम में भूखे कुत्तों की तरह तुम पर टूट पड़ेंगी। तो हमारे साहबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, हम बहुत थोड़े होंगे? फरमाया नहीं, तुम बहुत ज़्यादा होगे, लेकिन तुम पर वहन गालब आ जाएगा। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये वहन क्या है? फरमाया ये दुनिया की मोहब्बत है और मौत का खौफ है। तो हमारे ऊपर दुनिया की मोहब्बत छाई, मौत का खौफ आया, और हम ज़िल्लत, हमने किताब को छोड़ा, कुरान को छोड़ा, और वही काम किए जो यहूदियों ने किए थे। तो हम ज़िल्लत की पस्तियों में गिर गए। और यहाँ तक हुआ हमारे साथ कि एक वक्त आया कि कोई वलंदेज़ी, स्पेनिश, फ्रेंच, तमाम यूरोपियन कौमें 17वीं सदी में ये हमारे ऊपर टूट पड़ी और हमारी दौरे ग़ुलामी का आगाज़ हुआ। ये हमारे पहले अरूज के बाद ये पहला ज़वाल था। तो इसके बाद हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया।